जो इन्वेस्टर किस तरीके से सोचता है और इन्वेस्टर किस तरीके से स्टार्टअप को चेक करता है, डिसाइड करता है, ऐसा प्रोग्राम वर्ल्ड में कोई नहीं करता, कोई बताता नहीं है कि इन्वेस्टर कैसे सोचता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्कशॉप है, पूरा ध्यान लगा के सुनिएगा, पेन और पेपर लेकर के नोट्स बनाइएगा और उस नोट्स में आपके सवाल लिखिएगा। मैं आपके सारे के सारे सवाल सॉल्व करूंगा। सो प्लीज नोट्स बनाइए, क्योंकि ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। आपको फोन आएंगे बीच में, कुछ इंपॉर्टेंट फोन आ सकते हैं, मैसेज फेसबुक से नोटिफिकेशन आएंगे, व्हाट्सएप से नोटिफिकेशन आएंगे। मैं सारे नोटिफिकेशन फोन बंद करके बैठा हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ आप भी मेरी तरह सारे फोन और नोटिफिकेशन बंद करके बैठे, ताकि आपका पूरा फोकस आज की वर्कशॉप में रहे और आप ध्यान दे सकें। और आज की वर्कशॉप में अगर आपने एक भी चीज सीख ली और आप अपने नेक्स्ट इन्वेस्टर को कन्विंस कर पाए, तो आज का आपका वर्कशॉप अटेंड करना सक्सेसफुल हो जाएगा। सो बहुत ध्यान देने की बहुत बहुत जरूरत है, अटेंशन देना बहुत जरूरी है। और बिफोर ये वर्कशॉप स्टार्ट करूं, मैं आपको थोड़ा बहुत अपने बारे में बताना चाहता हूँ। ज्यादा नहीं, लंबा टाइम नहीं लूंगा, 5 मिनट बात करूंगा अपने बारे में। मेरा नाम डॉक्टर कैलाश पिंजानी है, मैं पीएचडी हूँ और मैंने बिजनेस मैनेजमेंट में डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर पीएचडी की है। मेरी एक इन्वेस्टमेंट की फर्म है जिसका नाम है वेनकैप बिजनेस वेंचर्स। हम अभी तक 8 कंपनियों में फंड लगा चुके हैं, जिसमें से एक कंपनी का वैल्यूएशन 500 करोड़ के ऊपर हो चुका है। सो विद ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान की दया से सब कुछ है। मेरी खुद की 3 कंपनियां हैं। डे टू डे मेरे जो ऑफिसेस हैं जहाँ मैं काम करता हूँ, मल्टीपल कंपनीज हैंडल करता हूँ। लेकिन लाइफ हमेशा से ऐसी नहीं थी। मैं भी एक टाइम था जब जॉब करता था। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने जॉब किया हुआ है पहले? अगर आपने जॉब किया है तो आप लिखिए जॉब, तो मुझे समझ में आएगा आपने कभी ना कभी तो जॉब किया है। मैं भी जॉब करता था, नौकरी करता था। और कहीं ना कहीं हम सबकी शुरुआत जिंदगी की जॉब करने से होती है, शुरुआत वहीं से होती है। कई लोगों को फैमिली बिजनेस मिलता है पापा मम्मी से, लेकिन हम सब में से कई लोग जॉब करते हैं। तो जब हम जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो मैं भी नौकरी करता था और मेरे मन में एक बहुत बड़ी इच्छा थी कि मैं अपना एक ऐसा बिजनेस खड़ा करूं जिसका पूरा दुनिया में नाम हो। तो पूरे दुनिया में नाम हो क्यों, उसका भी मैं रीजन बताता हूँ। जब मैं 12th पास कर रहा था, जब मैंने 12वीं की परीक्षा दी थी, तब मैंने एनडीए का पेपर दिया था। एनडीए आपने सुना है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, पुणे में ही है। एनडीए में जाकर मैं देश सेवा करना चाहता था। और मेरा एनडीए का सिलेक्शन हो गया था रिटर्न के पेपर में। और मेरे बाइक से मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरा घुटना टूट गया था, राइट घुटना। और मैं अपने मेडिकल के एग्जाम में नहीं बैठ पाया था, जो मेडिकल रीजन से उनका जो फिजिकल एग्जाम है उसमें नहीं जा पाया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और फिर मैंने अपनी आगे पढ़ाई की, मैं एनडीए में नहीं जा पाया। लेकिन मेरा हमेशा से एक मन था कि मैं देश की सेवा कर सकूं। आई वॉन्टेड टू बी अ पेट्रोटिक। मैं चाहता कि मैं देश की लगन से सेवा करूं। और मैंने, एक मेरे टीचर थे, मैथमेटिक्स के टीचर थे ग्रेजुएशन में, उनको ये बताया कि मैं देश सेवा करना चाहता था, एनडीए जाके कर्नल बन के बॉर्डर पे जाके लड़ना चाहता था। लेकिन मेरा सपना टूट गया। तब मेरे टीचर ने मुझे एक बात बहुत अच्छे से समझाई कि जिस चीज को आप बोल रहे हो कि सपना टूट गया, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि देश सेवा करने का केवल एक ही तरीका नहीं होता कि आप बॉर्डर पे जाके लड़ाई करो। देश सेवा करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर तुम मुझे पता है कि तुम बिजनेस ओनर बनना चाहते हो, अपना एक बिजनेस खड़ा करना चाहते हो। अगर तुम एक ऐसा बिजनेस खड़ा कर सको जिसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार मिले, तो वो भी देश सेवा का काम। अगर तुम एक ऐसा ब्रांड खड़ा कर सको जिस ब्रांड को दुनिया पहचाने, इंडियन ब्रांड, तो वो भी एक देश सेवा का काम है। जब दुनिया जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, आने वाले टाइम पे बॉर्डर पे लड़ाई नहीं होगी। लड़ाई बॉर्डर पे बंदूकों से नहीं होगी। लड़ाई अगर आने वाले समय में होगी, तो दो ही तरीके से होगी। एक होगी पैसे के दम पे, जो बिजनेसेस लड़ेंगे। एक देश का बिजनेस दूसरे के बिजनेस से लड़ेगा, उनको खरीदेगा और अपना वर्चस्व पूरी दुनिया में फैलाएगा। तो पहला होगा बिजनेस पैसे से, लड़ाइयां होंगी देश की पैसे से। और दूसरी लड़ाई होगी जैविक हथियारों से, मतलब बायो वेपन्स आएंगे। बॉर्डर पे लड़ाई बंद होने वाली है, नहीं होंगी। मैंने कहा बात तो सर आप सही बोल रहे हो, और मैं बिजनेस ओनर बनना चाहता हूँ, मैं एक बिजनेस करना चाहता हूँ। तो मैं वादा करता हूँ मैं एक ऐसा बिजनेस खड़ा करूंगा जिसका पूरा दुनिया में नाम हो। और मैं चाहता हूँ कि आप भी जो लोग काम कर रहे हैं, एक ऐसा काम करें जिसको बहुत अच्छी भावना से करें, ताकि आपका नाम पूरे पूना में हो, आपका नाम, आपकी कंपनी का नाम पूरे महाराष्ट्र में हो, आपकी कंपनी का नाम पूरे भारत में हो, आपकी कंपनी का नाम पूरे एशिया में हो, और आपकी कंपनी का नाम एक दिन पूरी दुनिया में हो।
और वही एक सच्ची देश सेवा है। जिस दिन आपके ब्रांड से देश का नाम ऊंचा हो गया ना, आपके ब्रांड से पुणे का नाम ऊंचा हो गया, आपके ब्रांड से महाराष्ट्र का नाम ऊंचा हो गया, उस दिन एक आप एक सच्चे देश सेवक हैं, ये भावना मेरे मन में थी। और मैं आज भी शुक्रगुजार हूँ मेरे मैथमेटिक कॉलेज सर का, जिन्होंने मुझे बात समझाई और मैंने बिजनेस करने का ठान लिया। मैंने 5 साल नौकरी की। 5 साल नौकरी करने के बाद 2009 में मैंने अपना पहला बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था, पापा अकाउंटेंट थे मेरे और मम्मी पोस्ट पोस्ट ऑफिस में जॉब करती थी, तो दोनों गवर्नमेंट जॉब में थे। तो बैकग्राउंड नहीं था बिजनेस का मेरा, तो बहुत तकलीफ थी, बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती थी और डिसीजन नहीं थे, मेंटर नहीं था। सबसे इंपॉर्टेंट, मैं बहुत खुश हूँ कि आप बिग ग्रो फैमिली में हैं, आपके मेंटर्स हैं, तो मेरे पास मेंटर भी नहीं था। और मेरे बिजनेस में थोड़ा लॉस होने स्टार्ट हुआ। जब भी आपको लॉस होता है, आपको स्केल करना होता है बड़े प्रोजेक्ट्स। मेरे को भूटान गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट मिला था बहुत बड़ा। उस प्रोजेक्ट मेरे को लॉस कैसे, वो बता रहा हूँ, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला था। उसके लिए मुझे बैंक गारंटी और प्रोडक्ट खरीदने के लिए पैसों की जरूरत थी, और पैसे कैसे खड़े करते हो किसी ने सिखाया नहीं था मेरे को। तो दुनिया में एक ही चीज सीखी थी, आपको जब पैसा चाहिए तो बैंक के पास जाओ, बराबर, बैंक पैसा देगा। तो मैं बैंक के पास गया, मैंने कहा बैंक, मेरे को भूटान से एक प्रोजेक्ट मिल रहा है और मुझे, बड़ा प्रोजेक्ट है, करीबन 2 करोड़ का प्रोजेक्ट था, मुझे पैसा चाहिए। तो बैंक ने मुझे बहुत सारे डॉक्यूमेंट मांगे और उन डॉक्यूमेंट के बदले बैंक ने मुझे पैसा नहीं दिया, क्योंकि बैंक उसी को पैसा देता है जो ये दिखा सके कि उसके पास पैसा है। मेरा सवाल बैंक से हमेशा ये रहा है कि अगर पैसा होता तो मैं मांगने क्यों आता। वो बोलते हैं बैंक गारंटी क्या दे सकते हो, बहुत सारी चीजें मांगी उन्होंने, मैं नहीं दे पाया। और फिर हमने, बहुत सारे लोगों ने एक चीज सीखी है, मैंने भी सीखी, जो सही नहीं है, मैंने अभी उसको अनलर्न कर दिया है। बहुत सारे एड्स आते थे कि आपको पैसा करना है तो आप घर में पड़े सोने को लोन पे डालो। तो मैंने मेरे वाइफ का पूरा गोल्ड बैंक में डाला, उस पे से लोन लिया, क्रेडिट लिया मार्केट से, और मैंने बिजनेस किया। बहुत मुश्किल के दिन थे, कुछ लॉसेस भी हुए और बहुत तकलीफ थे, क्योंकि जब आप अपनी वाइफ से उसका गोल्ड मांग लो तो बहुत इमोशनल मोमेंट है। वो आपको बहुत चाहती हैं तो मना नहीं करती हैं, थोड़ा बहुत लड़ती भी हैं, लेकिन इट्स नॉट अ राइट वे। और उसके बाद में मैंने बिजनेस टर्न अराउंड किया, सब ठीक हुआ। जब मेरा नेक्स्ट बिजनेस मैंने स्टार्ट किया, तब मैंने वाइफ से लोन नहीं मांगा और मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इन्वेस्टर्स के पास जाके उनसे, उनको कन्विंस करके उनसे पैसा मांगूंगा। और मैंने मेरे सेकंड बिजनेस में आइडिया बेसिस के, आइडिया फंडिंग, सीड फंडिंग है, मैं बात करूंगा किस तरीके की फंडिंग होती है। सीड फंडिंग के ऊपर 25 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लेके आया, अपना बिजनेस स्टार्ट किया मैंने, सेकंड बिजनेस। मैं आप सबको भी यही बोलना चाहता हूँ, मार्केट में पैसा बहुत सारा है। हमको किसी भी चीज को गिरवी रखने के लिए, किसी भी चीज का, वाइफ का गोल्ड टच करने के लिए, वो पैसे के लेने के लिए, इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। आप सही तरीके से बिजनेस को देखिए, सही तरीके से इन्वेस्टर्स को अप्रोच कीजिए, एंड आपको इन्वेस्टर पैसा देंगे। लेकिन किसी ने रास्ता नहीं दिखाया था मुझे, तब मैंने पहले बिजनेस में गलती की, आगे से कभी नहीं की। उसके बाद में मैंने सारे बिजनेसेस में इन्वेस्टर से पैसा लिया, अभी मैं पैसा कमाता हूँ और बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को मैं खुद इन्वेस्ट करता हूँ। हमारा ग्रुप है, हम सब लोग मिलकर इन्वेस्ट करते हैं, और दैट्स द राइट वे। और मैं आज आपको वही रास्ता सिखाना चाहता हूँ ना। आज के वर्कशॉप में मैं 3 पॉइंट्स पे टच बेस करने वाला हूँ। जैसे मैंने कहा, पहला ये है कि अ, आपको पैसे की जरूरत क्यों है, ये पहले समझेंगे। दूसरा ये है कि आपको जब इन्वेस्टर के पास जाना है तो उसका दिमाग समझना है कि वो किस तरीके से सोचता है। तीसरा, आपको उसके पास जाने के पहले क्या क्या तैयारी करनी है, तैयारी जीत की, क्या क्या तैयारी करनी है, ताकि वो आपको अच्छे से सुने और आपको सीरियसली ले और आपके बिजनेस में पैसा डाल सके। ये 3 चीजें हम आज समझेंगे। अभी हम लगभग 49 लोग हैं रूम में। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो जॉब में हैं, और कितने कितने ऐसे लोग, नहीं ऐसा नहीं बोलेंगे जो जॉब में है, आप यहाँ पे आए हैं तो मुझे पता है आपको बिजनेस करना है। तो आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो भी बिजनेस करना चाहते हैं, वो लिखेंगे आई, सिंपल करेंगे, आई नीड बिजनेस, तो INB हम लिखेंगे, आप लिखेंगे INB, आई नीड बिजनेस। मतलब आप बिजनेस करना चाहते हैं, आपको चाहिए बिजनेस जिंदगी में। आप में से जो लोग ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, आप वो लिखेंगे डायरेक्ट B,
तो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, तो मुझे समझ में आ गया आप में से कितने लोग आई नीड बिजनेस लिख रहे हैं और कितने लोग बी लिख रहे हैं। एनबी लिखा तो भी चलेगा, नीड बिजनेस है। ओके, मैं पढ़ रहा हूं ताकि मैं समझ सकूं कि कितने लोग बिजनेस में। सो रेशो है हमारे रूम का लगभग मेरे ख्याल से 60% लोग, 70% लोग ऐसे हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं। वंडरफुल। और लगभग 30% लोग ऐसे हैं जो बिजनेस करते हैं ऑलरेडी। तो मैं उन पे भी बात करूंगा, अगर आपको करना है तो क्या करना चाहिए, जो मेरे प्लान में नहीं था, लेकिन 70% लोग ऐसे हैं, तो मैं सबसे पहले उसी बारे में बात करूंगा जो मेरे प्लान का पार्ट नहीं था। तो जो लोग बिजनेस करते हैं वो भी आप सुनिए, आपको कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, आपको कोई नई टेरिटरी लॉन्च करनी है, तो समझिए आपका पुणे में बिजनेस है और आपको आज बिजनेस औरंगाबाद स्टार्ट करना है या दिल्ली में स्टार्ट करना है या दुबई में स्टार्ट करना है। तो जो आई नीड बिजनेस लिख रहे हैं उनके लिए जो मैं फिलोसफी बता रहा हूँ आपको याद रखना है। जैसे मैं बात कर रहा था तो राज जी, तो उनका ऑलरेडी रेस्टोरेंट है, तो रेस्टोरेंट में भी अगर वो नई डिश लॉन्च करते हैं तो भी आई नीड बिजनेस वालों को जो मैं अभी आइडिया बताने वाला हूँ, वो आइडिया आप सब लोग सुनिए। ऐसा मैं, जैसा कि मैंने कहा, मेरे प्लान का पार्ट नहीं था, लेकिन आई नीड बिजनेस वालों को मुझे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाना बहुत जरूरी है। देखिए, आई नीड बिजनेस इन्होंने लिखा है, या आपको बिजनेस ऑलरेडी है, आपको एक चीज का पता होना बहुत जरूरी है, बिजनेस का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको ना बहुत सिंपल भाषा में समझाऊंगा बिजनेस क्या होता है। आप समझिए, बिजनेस है आपके चारों तरफ कुछ लोग रहते हैं। कुछ लोग का मतलब है आपके पूरी अर्थ जो है, पूरा दुनिया है, वो भी कुछ लोग ही हैं। आपके चारों तरफ कुछ 7 बिलियन लोग रहते हैं, ठीक है, 6.5-7 बिलियन लोग रहते हैं। इन 7 बिलियन लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स है लाइफ में, ठीक है, बहुत सारी तकलीफें हैं। उन तकलीफों में से आप एक तकलीफ डिसाइड करते हो कि मैं इनकी सॉल्व करूं या मैं सॉल्व करूंगी। उस तकलीफ को जब आप उनकी जिंदगी में सॉल्व करते हैं, तो उस तकलीफ को सॉल्व करने के बदले में जो वो आपको पैसा देते हैं उसको हम बिजनेस बोलते हैं। ये सबसे सिंपल भाषा में बिजनेस की डेफिनेशन है। मैं एग्जांपल से समझाता हूं। हम एयरटेल की बात करते हैं। हम सब लोगों को अपने फैमिली, फ्रेंड्स और क्लाइंट से बात करना होता है, डिफरेंट रीजन से। फैमिली और फ्रेंड से बिकॉज हमको उनको उनसे बात करना अच्छा लगता है। क्लाइंट क्योंकि उनको हमें सर्विस देनी है। तो एयरटेल ने एक ऐसी सर्विस क्रिएट की जिससे मैं किसी को भी फोन कर सकता हूँ पूरी दुनिया में। तो उन्होंने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व की। जब तक एयरटेल नहीं था तब घरों में फोन होते थे, डायल अप वाले, गोल गोल घुमा घुमा के फोन करते थे हम लोग। लेकिन मैं घूमते फिरते, चलते फिरते, जहां मन करे, जेब में से फोन निकाल के एयरटेल की सिम, छोटी सी सिम के माध्यम से पूरी दुनिया में किसी को भी फोन कर सकता हूँ। तो उन्होंने मेरा मोड ऑफ कम्युनिकेशन आसान किया। उसके बदले में एयरटेल मेरे से 300 रुपए महीने का चार्ज करता है। मैं अंदाजे से बोल रहा हूँ, कोई 350, 384 अलग अलग प्लान होते हैं उनके। बिजनेस का सिंपल मतलब है कि आप अपने कस्टमर की कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जैसे रेस्टोरेंट है राजदीप जी का, तो मुझे आज अच्छा खाना खाने का मन है, मैं घर में रोज खाता हूँ। आज किसी भी रीजन से, वीकेंड है या मेरी वाइफ का बर्थडे हो सकता है, किसी भी रीजन से आज मुझे अच्छा खाना खाने का मन है, और वो अच्छा खाना हम डिफरेंट टेस्ट और फ्लेवर का खाना चाहते हैं, तो मैं बाहर जाके रेस्टोरेंट में खाना खाता हूँ। तो उन्होंने मेरी एक प्रॉब्लम सॉल्व की, मुझे एक एक्सपीरियंस दिया। और रेस्टोरेंट में हम केवल खाना खाने नहीं जा रहे। जैसे एग्जांपल लिया मैंने, मेरी वाइफ का बर्थडे है तो हम दोनों बाहर जाएंगे खाना खाने। तो मैं केवल खाना खाने नहीं जा रहा, एक इवेंट को एक्सपीरियंस करने जा रहा हूँ। तो अगर राजदीप जी का रेस्टोरेंट मुझे वो इवेंट देता है, एक्सपीरियंस देता है, तो मैं बहुत खुश होता हूँ और उसके बदले में खुशी से पैसा देता हूँ। बिजनेस का सिंपल मतलब है किसी ना किसी की जिंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, और उस प्रॉब्लम सॉल्व करने के बदले में जो आपको पैसा देता है उसको हम बोलते हैं सेल्स एंड इनकम। तो जिन लोगों का बिजनेस है, आई एम वेरी हैप्पी कि आपको पता है कि आप लोगों का क्या प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। और अगर आपने कभी इस तरीके से अपने बिजनेस को नहीं देखा है, तो मैं चाहता हूं कि आप ये क्वेश्चन लिखिए, कल जब भी टाइम मिलिएगा आप एक्सरसाइज कीजिए कि आप अपने बिजनेस में कौन कौन सी चीजों का हल, सॉल्यूशन लोगों की लाइफ में लेके आते हो, कौन से दर्द को उनकी जिंदगी से दूर करते हो, उसी को हम बिजनेस कहते हैं। तो आपके ऑडियंस जो है, आपके जो लोग हैं जो आपसे प्रोडक्ट खरीदते हैं या सर्विस लेते हैं, उनका कौन सा पेन दूर करते हैं। आई नीड बिजनेस जिन्होंने लिखा है, आप सबको ये सोचना है कि आपके पास जो भी आज स्किल है, आप जॉब करते हैं या कोई आपकी पैशन और हॉबी है, जो आपकी स्किल है, उस स्किल के माध्यम से
आप कुछ लोगों का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और उस प्रॉब्लम सॉल्व करने के बदले में लोग आपको पैसा देंगे, उसी को आप बिजनेस बोलेंगे। तो मैं क्विकली चाहता हूं कि अगर एटलीस्ट एक पर्सन, 2 पर्सन आई नीड बिजनेस, जिनको क्लियर समझ में आया मेरा पॉइंट कि बिजनेस क्या है, उनका बिजनेस, उनको क्या बिजनेस करना है और वो कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं कस्टमर्स का, वो आप हमको, मेरे को एक 20 सेकेंड 30 सेकेंड में बोल के बताएंगे, तो हमारे लिए एग्जाम्पल हो जाएगा और मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको समझ में आ गया कि आपका बिजनेस क्या है। तो हम एक एग्जाम्पल आई नीड बिजनेस से लेंगे और एक एग्जाम्पल बिजनेस से लेंगे। आप हैंड रेज कर सकते हैं, तो आई विल पुट यू ऑन द स्पॉटलाइट विथ मी। कौन शेयर करेगा? आई नीड बिजनेसेस में से पहले लेंगे। आपकी जो भी स्किल है, आप जो भी काम करते हो, आप जॉब करते हो, आपका कोई पैशन हो सकता है, आपकी हॉबी हो सकती है, उसमें से आप मुझे ये सोच के बताइए कि आप ऐसा क्या काम कर सकते हैं कि जिससे कुछ लोगों की मदद हो सकती है, और उस मदद को ही हम बिजनेस बोलेंगे। जैसे मैंने एयरटेल का एग्जांपल लिया। ठीक है, लता, लता बोलना चाहती है। आई एम वेरी हैप्पी। सो लता जी, आई विल पुट Yes. पुट यू ऑन द स्पॉटलाइट। यस, शेयर शेयर कीजिए लता जी। Glorious evening, sir. Glorious evening to all members. Sir, actually, अभी recently मैंने एक certification किया है, international certification, which is in project management professional. This is what about? पीएमपी, प्रोजेक्ट Yes, PMP. So इसमें when I was doing it, तो मुझे काफी सारे challenges, struggles, fights करने पड़े to get the good material, to get the good trainer, mentor. तो देन दिस थॉट केम टू माय माइंड कि अभी मेरा सर्टिफिकेशन कंप्लीट हो गया है, सो वंडरफुल। मुझे ये उससे सीख मिली कि जैसे मैंने स्ट्रगल किया है वैसे बाकी लोग जो पीएमपी एस्पिरेंट्स हैं वो ये स्ट्रगल ना करें, तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। ऑसम। तो with that, like I thought कि चलो I have to do something about it. So next goal which I'm working towards is train the trainer I'm going to get through, and उससे फिर मैं अपना ट्रेनिंग देना वगैरह शुरू कर सकती हूँ। I can come up with good material for the people. अपने इंडियन से बेसिकली अभी जो आउट ऑफ इंडिया जाते हैं टू द ट्रेनर्स, तो वो हमारे इकोनॉमी के लिए टू गेट देम टू इंडिया, टू आई मीन इंडियन ट्रेनर्स और मे बी टू गेट दी मटेरियल फ्रॉम इंडिया, तो अपना दोनों विन विन सिचुएशन हो जाएगा कि पैसा भी हमारे यहाँ रहेगा, लोगों को अच्छा मटेरियल भी मिलेगा। ठीक है, लेट्स एवरीवन गिव अ क्लैप क्लैप इन द चैट बॉक्स। तो लता ने शेयर किया हम सबके साथ में, एंड आई एम वेरी हैप्पी। मैं आप सबको समझाता हूँ, उन्होंने क्विकली एक लाइन में, आप क्लैप क्लैप लिखिए चैट बॉक्स में लता के लिए। लता क्या बोल रही है कि कई लोग ऐसे हैं जिनको पीएमपी नाम का एक सर्टिफिकेशन होता है, जो जनरली आईटी कंपनी वाले लोग करते हैं, उनसे उनकी सैलरी बढ़ती है, उनको बेटर प्रोजेक्ट मिलते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेट है वो। तो लता क्या करने की कोशिश कर रही है कि लता को दिक्कत हुई, तो लगता है ये सोच रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको दिक्कत होती होगी, मटेरियल कहाँ से मिलेगा, कोर्स कैसे देना है, सर्टिफिकेट कैसे देना है, एग्जाम कहाँ देना है। तो शी विल गाइड लॉट ऑफ पीपल ताकि उनको तकलीफ ना हो सके, और उसके बदले में लता वुड चार्ज अ फीस, एंड दैट्स अ वंडरफुल बिजनेस। ऑसम। एक और शेयर लेंगे हम, एक और शेयर लेंगे हम। देखिए आपको ना, आप देखिए अपनी कम्युनिटी में आपको ऑलरेडी आइडिया है, और जो तकलीफ से आप लोग गुजरे हैं ना, वही तकलीफ से दुनिया भी गुजर रही है। आपको बस ये बताना है कि वो तकलीफ उनकी कैसे दूर करनी है। एक और शेयर लेंगे एंड देन वील मूव फॉरवर्ड। एनीवन हु इज डूइंग बिजनेस, आप वो भी बता सकता है कि आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और अगर आप आईएनडी है तो बता सकते हैं। जस्ट रेज योर हैंड, आई विल कॉल यू ऑन द स्टेज। अरे ऐसा नहीं होगा, किसी न किसी को तो बोलना पड़ेगा, ऐसे में आगे नहीं बढ़ने वाला। नहीं तो मैं अपने मन से नाम लूंगा फिर। एनीवन एनीवन? वंडरफुल अजिंक्य, ऑसम। थैंक यू अजिंक्य जी। यस अजिंक्य, शेयर कीजिए। अच्छा आकाश भी बोले, ओके। अजिंक्य बोलेंगे पहले। अजिंक्य जी अनम्यूट कीजिए और बोलिए आप। हेलो, हाँ आवाज आ रही है अभी? हाँ, आ रही है अजिंक्य। गुड इवनिंग सर। हाँ। गुड इवनिंग टू एवरीवन। हम्म। जैसे सर मैं हॉस्पिटल लाइन में हूँ, मैं ओटी और स्टोर मैनेजर हूँ। तो हॉस्पिटल में मुझे फ्लोर जो मैनेजर दिक्कत है आती, अजिंक्य जी। हाँ। स्टोर और ओटी मैनेजर, ओके, स्टोर मैनेजर, ऑपरेशन ओटी। थिएटर। करेक्ट। हाँ। तो जैसे मैं वहां पे
कोई कोई पोर्शन मेंटेनेंस का देखता हूँ या मेडिसिन का देखता हूँ, या कोई सप्लायर्स के लिए देखता हूँ। तो ये सब के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो करेक्ट। मेरे ख्याल से जो मेरा फ्यूचर, मेरा मतलब मेरा जो ख्याल है कि किसी बंदे को किसी हॉस्पिटल में सारी चीजें एक व्यक्ति से मिले, मतलब मेंटेनेंस का भी मिले, सप्लाई का भी मिले, और एनी मतलब सोर्स के रिगार्डिंग भी मिले, या कोई भी इंफॉर्मेशन, करेक्ट। या नया मशीन्स लेना है, वो डीलर चाहिए, वो सब इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करें, और उसके बदले में सर्टन कमीशन या फीस उनसे ले, और वो वंडरफुल। सर्विस भी प्रोवाइड वंडरफुल। करें। ऐसे एक वंडरफुल। दिमाग में सो है। राइट, नहीं नहीं, वंडरफुल, राइट, अ क्लैप फॉर अरविंद जी, बिकॉज अजिंक्य जी, बिकॉज गिवन अ वंडरफुल आइडिया। तो वो हॉस्पिटल में है, तो हम क्या, अजिंक्य जी क्या बोल रहे हैं, ऐसे कई सारे हॉस्पिटल होंगे जिनको मदद की जरूरत है। ऐसे कई हॉस्पिटल जो नए खुल रहे हैं, बहुत सारे नए भी खुल रहे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं स्टोर में क्या सेटअप होना चाहिए, मेंटेनेंस में क्या क्या लगता है। सो नए वाले को तो बहुत सख्त जरूरत है, और हर दिन नए नए हॉस्पिटल खुल रहे हैं। तो अजिंक्य जी ऐसा एक कंसल्टेंसी स्टार्ट करेंगे जिसमें वो हॉस्पिटल्स को कंसल्टेंसी देंगे। ऑसम, ऑसम, वंडरफुल। अभी आकाश जी ने हाथ खड़ा किया, इसलिए विल गो फॉर इट एंड देन आई मूव फॉरवर्ड। हम बहुत सारे, मैं आपसे शेयर्स लेने वाला हूँ आफ्टर आकाश जी, विल मूव फॉरवर्ड। राजदीप जी, आई टेक योर इनपुट इन द नेक्स्ट क्वेश्चन समटाइम। यस आकाश जी। गुड इवनिंग सर, आवाज आ रहा है मेरा? हाँ, आ रहा है। यस सर, थैंक यू सर मुझे बात करने के लिए। सर मैं एक्चुअली फिटनेस फील्ड में हूँ, मेरे खुद के जिम्स है। तो मैंने एक प्रॉब्लम देखा है जिम में, कि बहुत से लोग आते हैं वर्कआउट करने के लिए, लेकिन उनको ना रिजल्ट मिलता है और टाइम पास बहुत ज्यादा होता है। एज यूजुअल वी आर लिविंग, मतलब आज जो हम इकोनॉमी में रह रहे, जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, राइट? तो डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो जिम में भी क्या होता है, अगर कॉल्स आ रहे हैं आपको, फिर या कोई फ्रेंड है, किसी से आप बात कर रहे हो, तो मैंने जिम में, मतलब प्रॉपर में सिर्फ जिम में अगर स्पेसिफिक करूँ, मैं क्रॉसफिट और जुम्बा जैसे ग्रुप एक्टिविटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ जिम में वेट ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है, अगर आपने सर एक्सपीरियंस किया होगा, तो वेट ट्रेनिंग में बहुत टाइम पास ज्यादा होता है। करेक्ट, बातें करते हैं लोग। ओके, हाँ, बहुत ज्यादा बातें करते। तो और आज हम जो इकोनॉमी में है, वी आर लिविंग इन अ फास्ट इकोनॉमी, जो बहुत स्पीड, सबको स्पीड चाहिए, राइट? करेक्ट। और तो इसमें मैंने एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ये दिखा है कि जो 1 आवर इन लोग का जो वर्कआउट रहता है, तो उसको अगर हम टाइम लिमिट लगा देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर समझो आप बाइसेप वर्कआउट कर रहे हो, तो बाइसेप, तो इसको टाइम लिमिट कैसे लगाएं? बाइसेप वर्कआउट है, समझो आप 5 वेरिएशंस करते हो, तो उसमें 3 सेट्स करते हो। तो इसमें मैं न्यू क्या करने वाला हूँ सर, तो हर एक वर्कआउट को 30 सेकेंड्स आपको वर्कआउट करना है, और 50 to 1 मिनट आपको रेस्ट देना है। वंडरफुल, वंडरफुल। तो ये चीज से क्या होगा सर, जो 1 आवर का वर्कआउट है, ये 20 से 25 मिनट्स में कवर हो जाएगा, और क्लाइंट टाइम पास भी नहीं होगा, और उसका वर्कआउट भी हो जाएगा। तो ये एक मैंने ढूंढा तो है सर। आकाश जी, अभी जो बात कर रहे हैं ना, ये बहुत यूनिक और इनोवेटिव मेथड है। ये कोई भी जिम इम्प्लीमेंट नहीं करता है, तो वो अपने जिम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और बाद में वो डिफरेंट जिम्स में जाके ट्रेन कर सकते हैं कि आप कैसे अपने जिम में इम्प्लीमेंट करें इसको। सो गिव अ क्लैप क्लैप टू आकाश जी। सो आई थिंक आप सब के फील्ड में जो भी एक्सपर्टाइज है ना, उसको आप एक्चुअली कन्वर्ट कर सकते हो एज अ कंसल्टेंसी और एज अ बिजनेस। सो इट्स अ वंडरफुल थिंग टू बी डन। आकाश जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर वंडरफुल थैंक यू आइडिया। सर। ओके, नाउ विल मूव फॉरवर्ड। अभी हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। सो आपको ना आपका बिजनेस का पता होना बहुत जरूरी है। नाउ जितने भी लोग बिजनेस में नहीं है, जिन्होंने आईएनबी लिखा था, उनके लिए एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है कि आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि जो भी बिजनेस आपको करना है, जैसे एग्जांपल लूं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का या हॉस्पिटल का। अभी आकाश जी तो ऑलरेडी जिम चला रहे हैं, बिजनेस में है वो, लेकिन बाकी जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपने एक आइडिया लिखा है जो आपको करना है, हमको उसको पहले पीओसी करना पड़ेगा। पीओसी का फुल फॉर्म है प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। ओके, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा, और हम इसको दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं, एमवीपी। एमवीपी को बोलते हैं मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट। आपको मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट या प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ेगा। ये क्यों जरूरी होता है? जब भी आप इन्वेस्टर के सामने जाओगे, अगर आपका ऑलरेडी बिजनेस है, तो इन्वेस्टर आपको आपका पुराना डेटा मांगेगा, तो आप डेटा दिखा सकते हो, लेकिन आपके दिमाग में एक आइडिया है, जैसे उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल्स के अंदर मैं कंसल्टेंसी दे सकता हूँ, और इन्वेस्टर के पास गए कि मुझे एक
25 लाख रुपए दे दीजिए क्योंकि मुझे एक ऑफिस लेना है, 2 एम्प्लॉय लेने हैं, मुझे सेटअप करना है। तो इन्वेस्टर क्या बोलेगा कि आपने आइडिया टेस्ट किया है क्या? तो टेस्टिंग जो बोलते हैं, टेस्टिंग वो करना बहुत जरूरी होता है। इसको हम प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं। और अगर आपका प्रोडक्ट है तो एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बना के बीटा टेस्टिंग करनी पड़ती है, मार्केट को ये प्रपोज करना पड़ता है ताकि आपको मार्केट एक फीडबैक दे सके। और ये जॉब करते करते ही करना है, ठीक है। देखो, जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करोगे उसके बाद आपको ये करना ही पड़ेगा। मैं ये चाहता हूं कि आप जॉब करते करते सैटरडे संडे साइड हसल कीजिए और एमवीपी करना और प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट करना चालू कीजिए। आप क्लाइंट के पास जाइए, बात कीजिए, ब्रोशर बनाइए, बिजनेस कार्ड बनाइए और प्रपोज कीजिए कि आप ये काम करते हो। और देखो आपको, और लोएस्ट पॉसिबल रेट पे वहां काम विन करने की कोशिश कीजिए, ऑन द कंडीशन कि आप केवल सैटरडे संडे सर्व कर पाओगे, क्योंकि मुझे पता है कि आप मंडे टू फ्राइडे जॉब करते हो। ओके, इसको बोलते हैं एमवीपी। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? जब भी कोई इन्वेस्टर आपके बिजनेस में पैसा डालना चाहता है तो उसका सबसे बड़ा इंटरेस्ट ये होगा कि आप हवा में बात कर रहे हो कि आप रियलिटी के ग्राउंड पे बात कर रहे हो। उसको कैसे समझ में आएगा? रियलिटी का ग्राउंड का मतलब क्या हुआ? जब उसको लगेगा कि आपने ये काम रियली किया और उससे एक छोटा मोटा पैसा कमाया, 2 3 4 5 7 क्लाइंट लाए, तो वो डेटा को देख करके जज कर पाएगा कि आप में वो कैपेबिलिटी है जो कि मार्केट को सर्व कर सके। तो आपको प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट और मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट बनाना बहुत बहुत जरूरी है। और ये आपको तब करना है जब आप जॉब कर रहे हो, जॉब छोड़ने के बाद नहीं करना है। एक बार मिनिमम वाइबल कॉन्सेप्ट या प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट रेडी हो गया और आपको साइड में थोड़ा सा इनकम आने लगा, उसके बाद में आप इन्वेस्टर से मिलना स्टार्ट करोगे तो इन्वेस्टर भी खुशी से पैसा लगाएगा और फिर आप जॉब छोड़ करके फुल टाइम इसमें उतर सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपका मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट से एकदम से पैसा ज्यादा आ गया तो आपकी डबल इनकम चालू हो जाएगी। एक तरफ आप जॉब कर रहे हो, दूसरी तरफ वीकेंड पे आप एम्प्लॉय लेके स्लोली स्लोली बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और जब आपकी इनकम बिजनेस की एक लेवल के ऊपर चली जाए तो आप जंप कर सकते हो। सो एमवीपी और प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट का के बारे में सोचना और करना बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है आप सभी लोगों के लिए, जो जिन लोगों ने भी आई नीड बिजनेस INB लिखा था। ठीक है, ये मेरा प्लान का पार्ट नहीं था, लेकिन मैं चाहता था कि अब जब मैं आगे बात करूंगा तो आपको पता होना चाहिए आपको बिजनेस क्या करना है और उसकी एमवीपी आपको करनी पड़ेगी। और भी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और मैंने एक छोटा सा माइंड मैप बनाया है, वो मैं माइंड मैप शेयर करूंगा। तो ये तो हमारा पोर्शन हो गया है, लेट अस नो ईच अदर। अभी हमारा, मैंने 3 लर्निंग बोली थी। पहली लर्निंग हम लेंगे, व्हाई डू बिजनेसेस नीड मनी, बिजनेस को पैसा क्यों चाहिए होता है। दूसरी लर्निंग हम लेंगे, व्हाट इन्वेस्टर्स आर लुकिंग फॉर, इन्वेस्टर क्या देख रहा है। तीसरी लर्निंग हम लेंगे, व्हाट डेटा एंड डॉक्यूमेंट्स इन्वेस्टर्स लुकिंग फॉर, जब आप उससे मिलने जाओगे तो क्या डेटा और डॉक्यूमेंट वो मांगने वाला है। तो हम आते हैं पहले पॉइंट पे, व्हाई डू बिजनेसेस नीड मनी, बिजनेस को पैसे की जरूरत क्यों पड़ती है। अभी हम इसमें समझेंगे बिजनेसेस 3 तरीके के होते हैं और कौन से बिजनेस में पैसे की जरूरत ज्यादा होती है, कौन से में कम होती है, मैं आपको अभी समझाऊंगा। बिजनेस होते हैं 3 तरीके के। पहला होता है B2C बिजनेस। B2C बिजनेस होता है जहां पे बिजनेस टू कस्टमर, C इज कस्टमर, B इज बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर। उसमें आप अपने बिजनेस में कस्टमर को डायरेक्टली सर्व करते हो। जैसे अजिंक्य जी ने एग्जांपल दिया जिम का, तो जिम इज अ B2C कस्टमर बेस, उस टाइप ऑफ बिजनेस है जहां पे आपको कस्टमर को डायरेक्ट सर्विस देनी होती है। हम तीनों के इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं। दूसरा होता है D2C, D2C होता है डायरेक्ट टू कस्टमर। दैट मीन्स आप कोई पोर्टल चालू, जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, ये डायरेक्ट टू कस्टमर्स है। मतलब ये डायरेक्ट जंप करके ऑल ओवर इंडिया में सारे के सारे कस्टमर्स को सर्व करते हैं थ्रू पोर्टल। और तीसरे बिजनेस होते हैं B2B, जिसमें आप बिजनेस टू बिजनेस सर्व करते हैं। ऐसे कई सारे, जैसे एग्जांपल हॉस्पिटल कंसल्टेंसी का एग्जांपल जब दिया गया था, इट इज अ B2B बिजनेस, क्योंकि जब वो कंसल्टेंसी स्टार्ट करेंगे तो वो किसको देंगे, दूसरे हॉस्पिटल्स को देंगे, तो वो उनका B2B बिजनेस टाइप में आएगा। इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट B2B बिजनेस में सबसे कम होती है, सबसे कम होती है, क्योंकि आपके क्लाइंट्स आइडेंटिफाइड होते हैं और आपको पता होता है कि किस क्लाइंट के पास आपको जाना है। जैसे एग्जांपल, हॉस्पिटल के एग्जांपल लूं, उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल कंसल्टेंसी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हॉस्पिटल कंसल्टेंसी में उनको पता है कि कौन से नए हॉस्पिटल बन रहे हैं, उनके ऑनर से मिलना है। और सिंपल है, पूना में कितने नए हॉस्पिटल बन रहे होंगे आज के टाइम पे? एक 30 40 एक हॉस्पिटल से ज्यादा क्या बन, मेरे को मैं अंदाजा ले रहा हूँ, लेकिन 40 45 हॉस्पिटल नए बन रहे होंगे। तो उनको बस उन 45 कस्टमर्स के पास जाके मिलना है और पुराने हॉस्पिटल में जिनकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं दिखती है उनसे मिलना है।
सो B2B कस्टमर्स में इन्वेस्टमेंट और फंड्स की रिक्वायरमेंट जनरली कम होती है, बिकॉज आपको कस्टमर का आइडेंटिफिकेशन क्लियर होता है। B2C और D2C इन दोनों बिजनेसेस में फंड का रिक्वायरमेंट बहुत हाई रहता है। जैसे एग्जांपल जिम का लेते हैं, अभी सर अजिंक्य जी का जिम है, इन्होंने इन्होंने प्लान किया कि मुझे पूना में 9-10 जिम और खोलने हैं। सो हर जिम के अंदर रेंट देना पड़ेगा, हर जिम में इक्विपमेंट डालने पड़ेंगे, और हर जिम के इक्विपमेंट, रेंट, लाइट का बिल, ट्रेनर्स, पूरा सेटअप करना पड़ेगा। जब जिम सेटअप होगा उसके बाद में कस्टमर का एक्विजिशन चालू होता है। तो B2C में एक्सपेंशन करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। और D2C का एग्जांपल लेंगे, कई लोग D2C बिजनेस, D2C में एक एग्जांपल हम ले सकते हैं डायरेक्ट टू कंज्यूमर में। जैसे आपका कोई पोर्टल आपने स्टार्ट किया, एग्जाम मुझे याद है, मैं बिग ग्रो फैमिली के इवेंट में एक बिजनेस ओनर से मिला था जो चाय पत्ती अपने ब्रांड नेम पे पैक करके सेल करते हैं, चाय पत्ती। सो चाय पत्ती एक एसेंशियल प्रोडक्ट है हमारे हर घर का, हर हिंदुस्तानी घर का, हर इंडियन घर का। हम दिन में 2 बार चाय पीते हैं। चाय पत्ती का कंजम्पशन बहुत हाई है, और चाय पत्ती एक महंगा आइटम है। सो D2C बिजनेस में वो क्या करते हैं, उन्होंने एक पोर्टल बनाया है जहां से कोई भी जाके चाय पत्ती ऑर्डर कर सकता है। उसके साथ ही साथ वो B2C स्टाइल में भी करते हैं, मतलब शॉप्स के ऊपर भी वो बिजनेस को रखते हैं। लेकिन एग्जाम्पल, उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया, वो क्या बोलेंगे कि कैलाश जी मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्योंकि मेरा एक पोर्टल है जहाँ पे कोई भी आके चाय पत्ती परचेज कर देता है और हम कुरियर से उसके घर भेज देते हैं। और हमारा चाय पत्ती का क्वालिटी वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी है, और प्राइसेस इन मार्केट में सबसे कम है, क्योंकि हम पूरा डीलर रिटेलर का मार्जिन काट करके ऑनलाइन पोर्टल से सेल कर रहे हैं। लेकिन एक बात मुझे बताइए, पूना की पॉपुलेशन अगर 1 करोड़ लोगों की है, तो इन 1 करोड़ लोगों को ये कैसे पता चलेगा कि ये चाय पत्ती का ब्रांड पूना में अवेलेबल है? तो सबसे ज्यादा पैसा जो लगता है वो D2C ब्रांड में लगता है, क्योंकि उस ब्रांड को प्रमोट करने के लिए मार्केटिंग करनी पड़ती है। तो अगर उस ब्रांड को प्रमोट करना है तो क्या करना पड़ेगा? रेडियो मिर्ची पे ऐड देना पड़ेगा, बस स्टॉप्स पे होर्डिंग्स लगाने पड़ेंगे, गूगल और फेसबुक पे पूना के ऊपर ऐड लगाने पड़ेंगे, अखबार में ऐड देना पड़ेगा। तो जितना भी कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट है, वो सारा का सारा कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट D2C में ब्रांड प्रमोशन में जाएगा। एक बार ब्रांड का प्रमोशन हो गया, ऑटोमेटिकली लोग परचेज करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे अजिंक्य जी को जिम सेटअप करने के लिए 1 करोड़ रुपए का फंड डाल करके एक जिम लगाना है, 10 करोड़ डालने से 10 जिम खड़े होते हैं। वैसे ही उन चाय पत्ती ब्रांड के ओनर को 20 लाख 25 लाख रुपए डाल के पहले ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, और फिर उस ब्रांड अवेयरनेस से बिजनेस बढ़ेगा। तो मैं ये जानना चाहता हूं आप सबसे, आप में से आपको जो भी आपने प्रोडक्ट सोचा है, हाँ आकाश जी, सॉरी आकाश जी जिम में है, अजिंक्य जी नहीं, आकाश जी। सो जितने भी लोग हैं, जो जिन लोगों ने अपना बिजनेस जो भी सोचा है, वो B2C कैटेगरी में आता है, D2C कैटेगरी में आता है, या B2B कैटेगरी में आता है, आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपका जो बिजनेस है वो कौन सी कैटेगरी में आता है। जैसे आकाश जी का B2C कैटेगरी में आता है। और अगर आपको अभी नहीं पता है तो अभी छोड़ दीजिए, वी विल टॉक ऑन दिस, हम बात करेंगे इसके ऊपर। लता का D2C है, वंडरफुल लता, यस प्रोजेक्ट बन में D2C। प्रवीण जी B2C, अजिंक्य जी B2B, अभिजीत जी B2C। सो आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि आप B2C में काम कर रहे हैं, B2B में काम कर रहे हैं, या D2C में कर रहे हैं। सबसे ज्यादा पैसे की जो जरूरत होती है वो D2C में होती है, सेकंड होती है B2C में, और थर्ड होती है B2B में। तो अगर आपका B2B का बिजनेस है, तो आपका बिजनेस का स्टार्ट होना और मूव करना बहुत आसानी से हो जाता है। और अगर आपको अभी क्लियर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम इसमें बात करेंगे कि आपका बिजनेस टाइप क्या है। अभी आपको बिजनेस टाइप समझ में आ गया, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि क्यों इन बिजनेस में पैसा लगता है। B2B में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ता है, D2C में मेजरली ब्रांड अवेयरनेस के लिए मार्केटिंग कॉस्ट होता है, और B2B में आपको मेजरली मेजर जो पैसा लगता है वो एक्सपेंशन के लिए लगता है, मल्टीपल ऑफिसेस खोलने के लिए। अभी आपका जो बिजनेस है उसको 3 तरीके से पैसा लग सकता है। एक होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट या सर्विस डेवलपमेंट। आपको कोई नया प्रोडक्ट डेवलप करना है, नया प्रोडक्ट बनाना है, तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको पैसा लगेगा। वो आप खुद भी डाल सकते हैं, फ्रेंड्स और फैमिली भी डाल सकता है, इन्वेस्टर भी डाल सकता है। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा लग सकता है। जैसे अगर कोई भी बिजनेस ओनर इन्वेस्टर के पास जाता है तो वो बोलता है कि मेरे पास एक्सपर्टाइज है, मैंने MVP किया, POC किया है, मेरा प्रोडक्ट टेस्ट हो चुका है,
और मुझे अब फुल टाइम बिजनेस स्टार्ट करना है, इसके लिए मुझे एक्स अमाउंट की जरूरत है। और तीसरा हो सकता है स्केलिंग के लिए। स्केलिंग का मतलब होता है कि मेरा बिजनेस ऑलरेडी 1 साल 2 साल 5 साल से चल रहा है, अब मुझे नेक्स्ट लेवल जंप करना है। नेक्स्ट लेवल जंप करने के लिए मुझे पैसा चाहिए। सो बिजनेस को 3 रीजन से पैसा लगता है: प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, या सर्विस डेवलपमेंट के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, या स्केल करने के लिए। सबसे आसान पैसा जो होता है वो खड़ा करना होता है स्केलिंग ऑफ बिजनेस के लिए, सबसे आसान होता है, क्योंकि आपका पास डेटा होता है और पास डेटा को देख करके इन्वेस्टर पैसा दे सकता है। सेकंड जो आपका होता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस सेम है, लेकिन उन दोनों केस में आपका एमवीपी और पीओसी आपने बनाया है तो वो काम स्केलिंग के बराबर ही आसान हो जाता है। लेकिन अगर आपने कभी अपना पीओसी, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट या एमवीपी नहीं किया है, तो इन्वेस्टर आप पे ट्रस्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस किस पर्टिकुलर कैटेगरी में लैंड होते हो रीजन की वजह से, और टाइप ऑफ बिजनेस का पता होना आपको बहुत जरूरी है। सो व्हाई डू वी नीड मनी? आइदर स्केलिंग, स्टार्टिंग, और डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट और न्यू सर्विस। अभी हम आते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर। अभी इन्वेस्टर क्या ढूंढ रहा है? व्हाट इज इन्वेस्टर इज लुकिंग फॉर? आप जब इन्वेस्टर से मिलने जाते हैं तो वो क्या ढूंढ रहा है, क्या देख रहा है? तो उसके पहले हम टाइप ऑफ इन्वेस्टर समझेंगे, क्योंकि हर टाइप ऑफ इन्वेस्टर का सोचने का तरीका अलग अलग होता है। तो हमारे पास 4 टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स हैं। पहले होते हैं प्री सीड या सीड इन्वेस्टमेंट। बहुत सिंपल है समझने में। शेतकरी जैसे बीज खरीदता है, या बीज खरीदने के पहले जो मिट्टी तैयार करता है उसके लिए ट्रैक्टर चलाता है, तो उसको प्री सीड बोलते हैं। तो प्री सीड या सीड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है, प्री सीड मतलब हुआ एमवीपी और पीओसी के लिए भी पैसा चाहिए मेरे को। ऐसा भी होता है कई बार कि हमारे पास एमवीपी और पीओसी के लिए भी इन्वेस्टमेंट के रिक्वायरमेंट आते हैं। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं आपको, मेरे पास अभी गुजरात से एक इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट आया था, जिसमें वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल के ऊपर ट्रैक्टर डेवलप करना चाहते हैं। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल के रिक्शा आते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल की कार आती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का 2 व्हीलर भी आता है। उनका प्लान था कि खेतों में जो छोटा मोटा काम होता है, बड़ा काम नहीं, उसके लिए वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल प्रिपेयर कर सके, और वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल डेली चार्ज होगा तो किसान का रोज का खर्चा बचेगा। लेकिन उनका कागज के ऊपर प्रोटोटाइप रेडी है, लेकिन उस प्रोटोटाइप को उनको बना के टेस्ट करने के लिए प्री सीड इन्वेस्टमेंट चाहिए। सीड इन्वेस्टमेंट होता है जब आपको कंपनी से कंपनी खड़ा करने के लिए पैसा लगता है, उसको हम सीड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। प्री सीड या सीड इन्वेस्टमेंट मोस्ट ऑफ केसेस में बूटस्ट्रैपिंग से आता है। बूटस्ट्रैपिंग मतलब आप जब जॉब करते हैं या आपका कुछ सेविंग होता है, उस सेविंग का कुछ पैसा जब आपको डाल उस बिजनेस को खड़ा करने के लिए, टेस्ट करने के लिए डालते हैं, हम उसको बूटस्ट्रैपिंग बोलते हैं। या होते हैं आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली, कुछ फैमिली मेंबर या फ्रेंड्स आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं और आउट ऑफ लव वो आपको पैसा देते हैं, और उनको पता है कि ये बंदा रिलायबल है, ये मेहनत करके अपना बिजनेस खड़ा कर लेगा और दे देगा। और ये जनरली फ्रेंड्स और फैमिली आपको लोन देते हैं, लोन, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनका पैसा रिटर्न करोगे उनको। हर इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करता है, लेकिन यहाँ पे उनका लोन होता है। वो आपकी कंपनी में इक्विटी या ग्रोथ देख करके पैसा नहीं डाल रहे हैं, वो आपकी कंपनी में आपको देख के पैसा डाल रहे हैं। इसको हम बोलते हैं प्री सीड सीड इन्वेस्टमेंट। जनरली जब आपके इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट 10 लाख रुपए से कम है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो बूट स्ट्रैपिंग या फ्रेंड्स एंड फैमिली की किटी में जाता है। कई इन्वेस्टर्स छोटा अमाउंट में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, मोस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स नहीं करेंगे। तो जनरली मेरा मानना है कि अंडर 10 lakhs, कभी कभी केस में 25 lakhs भी हो सकता है, वो बूट स्ट्रैपिंग या फ्रेंड्स एंड फैमिली की किटी में जाता है। सेकंड होता है एंजल इन्वेस्टमेंट। एंजल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? नाम ही जैसे बोल रहे हैं एंजल। एंजल का मतलब क्या है कि उस आपने सीड और प्री सीड इन्वेस्ट किया है, उसने आपका बिजनेस देखा है, आपने अपने बिजनेस को एक लेवल तक लेके गए हैं, और आपको लगता है कि इस बिजनेस को नेक्स्ट स्केल करने के लिए आपको थोड़े से पैसों की जरूरत है। और एंजल इन्वेस्टमेंट जनरली 25 लाख से 1 करोड़ के बीच में चलता है, कभी कभी 25 लाख से 2 करोड़ रुपए के बीच में चलता है। सो जब आपका फंड का रिक्वायरमेंट छोटा होता है, 2 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट की दुनिया में छोटा बोला जाता है, तो हम rather बहुत छोटा बोला जाता है, 2 करोड़ के नीचे, तो वो आपका एंजल इन्वेस्टर फुलफिल करता है। एंजल इन्वेस्टर कौन होता है? एंजल इन्वेस्टर एचएनआईज होते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, खुद बिजनेस ओनर्स होते हैं। कई बिजनेस ओनर्स होते हैं जो अच्छा पैसा कमाते हैं, तो वो एक अपने इनकम का एक हिस्सा दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं।
उसके बाद मैं ब्रिज फंड पे बाद में आता हूँ, पहले आता हूँ सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी, ऐसे सीरीज चलती जाती है। सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी में जनरली वेंचर कैपिटल फर्म्स पैसा डालते हैं। वेंचर कैपिटल फर्म्स वो फर्म्स हैं जिनका काम ही इन्वेस्टमेंट करना है स्टार्टअप के अंदर। इसमें सीरीज ए के अंदर मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होती है वो 25 करोड़ रुपए से ऊपर का रिक्वायरमेंट होता है। मतलब 25 करोड़ से 100 करोड़ तक का जो फंड होता है वो सीरीज ए में जाता है। 100 करोड़ से लगभग 500 करोड़ का जो रिक्वायरमेंट है वो सीरीज बी में जाता है। 500 करोड़ से ऊपर का अगर आपको फंड चाहिए तो वो सीरीज सी में जाता है। और मार्केट में विश्वास कीजिए बहुत पैसा है, बहुत पैसा देने वाले हैं। हर रोज मार्केट में हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट होता है स्टार्टअप के अंदर। अभी मैं आपको समझाता हूँ ब्रिज फंड क्या होता है। समझिए एंजल इन्वेस्टर से आपने 2 करोड़ 2 करोड़ 2 करोड़ करके 3-4 बार 7-8 करोड़ रुपए ले लिया, तो आपने 7-8 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट एंजल से लिया है। और सीरीज ए तक पहुंचने में आपको मिनिमम 25-30 करोड़ रुपए तक और फंड चाहिए। तो ये एंजल और सीरीज ए के बीच में कभी कभी ब्रिज फंड की रिक्वायरमेंट पड़ती है। कभी कभी सीरीज ए नहीं दे रहा है और सीरीज ए टाइम ले रहा है, बिकॉज फंडिंग के लिए 6 महीने से 1 साल का टाइम लगता है। तो उसके बीच में अगर आपको जो ग्रोथ करनी होती है तो ब्रिज फंड से आपको गैप करना होता है। सबसे आसान जो फंड है और जिस कैटेगरी पे आप सब लोग हैं वहां पे आपको एंजल सबसे इजी मिलेगा, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी बिजनेस में हैं। और एंजल जनरली $1 मिलियन मतलब 8 करोड़ के नीचे इन्वेस्ट करते हैं। और स्वीट स्पॉट एंजल का 2 करोड़ है। सो 2 करोड़ रुपए तक फंड एंजल इजीली इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आपका रिक्वायरमेंट, जितने भी लोग हैं आप बिग्रो फैमिली में, मैंने जितना भी आपके बारे में सुना, आपका मेजर रिक्वायरमेंट प्री सीड, सीड या एंजल इन्वेस्टमेंट में आएगा। और जनरली ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। पहले आपको प्री सीड सीड करना पड़ेगा, फिर आपको एंजल इन्वेस्टर्स के पास जाना पड़ेगा, फिर ब्रिज पे जाना पड़ेगा, फिर इस सीरीज एबीसी आएगा। मतलब स्टेप बाय स्टेप एक दिन ऐसा भी आएगा जब मार्केट से आप 500,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टर से फंड लोगे अपनी कंपनी को पूरे भारत में नहीं दुनिया में ले जाने के लिए। सो टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं और आपके लिए सबसे स्वीट स्पॉट एंजल इन्वेस्टर है, ये आपको याद रखना है। अभी माइंडसेट की बात करते हैं। इन्वेस्टर का माइंडसेट क्या होता है? इन्वेस्टर 3 ही तरह का दिमाग लेके बैठा हुआ है मार्केट में। जो फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं वो पहला दिमाग लेके बैठे हैं, उनको आपके बिजनेस को सपोर्ट करना है, उनको आपको सपोर्ट करना है, इसलिए आपके बिजनेस में पैसा डालना है। तो मोस्ट ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली प्री सीड, सीड फंडिंग, सपोर्टिंग और बिजनेस आती है। सेकेंड टाइप के बिजनेस ओनर्स हैं जो एंजल्स हैं, वो प्रॉफिट ड्रिवन होते हैं। देखो मैंने जो आपको टाइप ऑफ इन्वेस्टर खोला, इसको फिर से खोल लेता हूँ, आप चाहिए तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो जो प्री सीड फंडिंग है वो सपोर्टिंग द बिजनेस में आता है। एंजल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो जनरली प्रॉफिट ड्रिवन होते हैं। एंजल इन्वेस्टमेंट का क्या एक्सपेक्टेशन होता है कि अगर वो आपके बिजनेस में 1 करोड़ रुपए डाल रहा है तो मिनिमम 5 साल में 3 टाइम्स होना चाहिए। मतलब 5 साल के अंदर आपको आपके बिजनेस का उसका 1 करोड़ रुपए का रिटर्न कम से कम 3 करोड़ रुपए में आना चाहिए। ऐसा उसका एक्सपेक्टेशन होता है। दैट इज व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग। तो ये प्रॉफिट ड्रिवन होता है, इनका पूरा का पूरा एम ये होता है कि हम प्रॉफिट कैसे आए। और तीसरा ये जो ब्रिज फंड और सीरीज एबीसी वाले होते हैं ये सब वैल्यूएशन ड्रिवन होते हैं, ये प्रॉफिट ड्रिवन नहीं होते। मैं आपको समझाता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है वैल्यूएशन ड्रिवन। आपने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट जो बड़ी बड़ी कंपनी देखी, जोमेटो देख लीजिए, स्विगी देख लीजिए, पेटीएम है, बाइजूस है, ओयो है, जो भी बड़े नाम आप सुनते हैं, आपको पता है सारी की सारी कंपनी लॉस में चल रही है। एक भी कंपनी ऐसी नहीं है जो कि प्रॉफिट है। बाइजूस का अगर आप न्यूज पढ़ोगे तो बाइजूस को साल का लॉस होता है 2,500 करोड़ 3,000 करोड़ का, लेकिन फिर भी उसको इन्वेस्टर मिलते हैं। तो मार्केट में जो ब्रिज फंड, सीरीज एबीसी के जो वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स होते हैं वो वैल्यूएशन देखते हैं। मैं आपको वैल्यूएशन समझाता हूँ कैसे क्रिएट की जाती है। उनका एक ही एम होता है कि वैल्यूएशन क्रिएट करो। वैल्यूएशन का मतलब है गुडविल। गुडविल का मतलब मराठी में क्या बोलते हैं गुडविल को? कोई बोल के बताएगा, लिख के बताएगा? गुडविल जो होती है बिजनेस की गुडविल, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे पीएनजी गाडगिल अपना पुणे का एक ज्वेलर है, ये पुणे की यवले चाय एक गुडविल है। सो वैल्यूएशन ड्रिवन बिजनेस में गुडविल चलता है। गुडविल का मतलब क्या होता है, गुडविल कैसे बनाई जाती है? एक बार किसी ने चैट बॉक्स में डाला है गुडविल का मतलब। अच्छा मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ ठीक है। हाँ, बाजार पथ
ठीक है, तो आप समझ गए गुडविल। सो गुडविल कैसे क्रिएट करते हैं, मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, जोमेटो का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, आपको समझ में आएगा। बहुत सारे इन्वेस्टर केवल वैल्यूएशन के लिए पैसा डालते हैं। मैं आपको समझाता हूँ वैल्यूएशन के लिए पैसा डालने का मतलब क्या होता है। जोमेटो में एक कंपनी है जिसका नाम है सिक्योरा कैपिटल। तो सिक्योरा कैपिटल ये डिसाइड करती है कि हम जोमेटो में 1,000 करोड़ डालेंगे। तो 1,000 करोड़ रुपए डालने के लिए वो ये बोलते हैं जोमेटो को कि हमको प्रॉफिट से मतलब नहीं है, तुम नुकसान करोगे तो भी चलेगा, लेकिन हमको हमारा मार्केट शेयर बढ़ाना है। नंबर ऑफ पीपल हु आर ऑर्डरिंग द फूड, जो लोग खाना ऑर्डर कर रहे हैं मार्केट में, वो सब के सब तुम्हारी ऐप से ही ऑर्डर करने चाहिए, तुमने नुकसान किया तो चलेगा। ठीक है, आपने देखा होगा, मैं आपको अभी एग्जांपल दूंगा, आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अब जोमेटो का जो ओनर है वो बोलता है अच्छा मुझे गुडविल बनानी है, मुझे प्रॉफिट नहीं बनाना है। तो वो बोलेगा कि अगर आप फर्स्ट ऑर्डर जोमेटो से करते हो तो आपको 50 रुपए का डिस्काउंट या 100 रुपए का डिस्काउंट मिलता है। अभी आप सोचिए कि जोमेटो आपको 100 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है और जोमेटो 40 रुपए या 50 रुपए या 70 रुपए डिलीवरी का ले रहा है, तो ये बाकी 30 रुपए आ कहां से रहा है। तो हर नए कस्टमर को एक्वायर करने के लिए वो लॉस बनाते हैं, हर नया कस्टमर लाने के लिए वो लॉस क्रिएट करते हैं, लेकिन उनकी वैल्यूएशन नंबर ऑफ कस्टमर्स से क्रिएट की जाती है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स से क्रिएट की जाती है, प्रॉफिट से नहीं क्रिएट की जाती। जैसे बायजू का एग्जांपल ले लीजिए, बायजू कंटिन्यूसली कंपनीज पे कंपनी परचेस करता जा रहा है, बहुत हाई फाई डिस्काउंट देके नए नए स्टूडेंट्स को एक्वायर करता जा रहा है, तो उससे उसको कंपनी का कंटिन्यूस लॉस चल रहा है। लेकिन आज के टाइम पे मार्केट में वैल्यूएशन में गुडविल में बायजूस का बहुत बड़ा नाम है। तो नाम खड़े करने के लिए आप जो इनिशियली लॉस क्रिएट करते हो उसको वैल्यूएशन ड्रिवन गेम बोला जाता है। इसका इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, फायदा क्या होता है, ये इन्वेस्टर क्यों कर रहा है, ये इन्वेस्टर इसलिए कर रहा है क्योंकि इन्वेस्टर इस वैल्यूएशन ड्रिवन के बाद जब ब्रांड बन जाता है तो नेक्स्ट सेट ऑफ इन्वेस्टर को हायर रेट में पैसा देकर निकल जाता है। या अभी तो जोमेटो या पेटीएम ने क्या किया, आईपीओ लेके आए और सारा का सारा वैल्यूएशन जो उन्होंने कमाया वो हमारे आम शेयर होल्डर्स के ऊपर डाल के पैसा कमा लिया। मैं आपको छोटी सी स्टोरी से आपको इसका एक एग्जांपल समझता हूँ, फनी स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी है, आपको समझ में आएगा वैल्यूएशन कैसे गेम चलता है। जो जनरली एथिकल नहीं बोलेंगे इसको, लेकिन ऐसा होता है मार्केट में, तो कुछ नहीं किया जा सकता। ऐसा एग्जांपल लेते हैं कि एक गांव है, गांव में लगभग 100 बंदर हैं। मैं आपको एक छोटी स्टोरी समझा रहा हूँ वैल्यूएशन गेम समझाने के लिए। एक गांव में 100 बंदर हैं। अभी शहर से एक आदमी जाता है उस गांव में और वो बोलता है कि मुझे बंदरों की बहुत सख्त रिक्वायरमेंट है क्योंकि मैं बंदर अफ्रीका एक्सपोर्ट करता हूँ। तो गांव के सरपंच के पास जाता है, बोलता है मुझे बंदर चाहिए, आपके गांव में कुछ लोग हैं जो मुझे बंदर पकड़ के दे सकते हैं। तो बोलता है हाँ, हम पकड़ के दे सकते हैं बंदर। तो वो सरपंच गांव के 2-3 लोगों को बुलाता है, बोलता है ये भाई साहब शहर से आए हैं, इनको बंदर पकड़ के दे तो आप क्या रेट दोगे। वो बोलता है कि मैं हर बंदर का 1,000 रुपए देने को तैयार हूँ। गांव वाले भी खुश होते हैं, यार बंदर का 1,000 रुपए दे रहा है। तो गांव में से जो 3-4 लोग होते हैं वो 5-5 बंदर, 3 लोग 5-5 बंदर उसको पकड़ के दे देते हैं और 15,000 रुपए के हिसाब से 15,000 रुपये ले लेते हैं उससे। वो क्या करता है, वो 15 के 15 बंदरों को एक कमरे में बंद कर देता है और वहां पे एक अपना बंदा अपॉइंट कर देता है उनका ध्यान रखने के लिए। अब ये खबर है ना पूरे गांव में फैल जाती है कि एक तो कोई तो शहर से आदमी आया है जो 1,000 रुपये बंदर पकड़ने का दे रहा है। अब ये खबर जब गांव में फैल जाती है और पता चलता है 3 लोगों ने 5-5 हजार रुपये कमा लिए, तो क्या होता है, गांव के कुछ और लोग बंदर पकड़ने निकल जाते हैं और जो भी बंदर पकड़ के जाता है वो 1,000-1,000 रुपए में बंदर बेचता जाता है। तो जो सीधे साधे बंदर होते हैं, लगभग 80 बंदर ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जो सीधे होते हैं, अग्रेसिव नहीं होते, काटते नहीं है, वो बंदर पकड़े जाते हैं। 80 के 80 बंदर वो रूम में बंद कर देता है और गांव वाले बोलते हैं सर इससे ज्यादा बंदर नहीं पकड़ सकते हम क्योंकि बंदर बहुत खतरनाक हो गए, काटने वाले हैं। तो अभी 80,000 रुपये वो बांट चुका है, बराबर। अब वो बोलता है कि नहीं, मुझे बंदरों की सख्त जरूरत है, मुझे अभी कम से कम 200 बंदर और चाहिए। गांव में है टोटल 100 ही बंदर, जिसमें 80 उस पिंजरे में बंद है एक घर के अंदर जहां पे उसका बंदा रखा हुआ है। अब ये 80 बंदर जो हैं बंद हैं, 20 बंदर घूम रहे हैं बाहर। वो रेट बढ़ा देता है कि वो बोलता है कि मैं एक बंदर का 5,000 रुपए देने को तैयार हूं, आप जाइए बंदर पकड़ के लाइए।
अब गांव के लोग मिल करके ग्रुप बना के बंदर पकड़ते हैं, क्योंकि अभी एक बंदर का 5,000 रुपये मिल रहा है। 15 बंदर और पकड़ लिए जाते हैं और 75,000 रुपये और वो बांट देता है, उन 15 बंदरों को भी उस रूम में बंद कर देता है। अब बच्चे गांव में 5 बंदर। अब वो आता है, बोलता है कि नहीं, मुझे बंदरों की सख्त जरूरत है। गांव वाले बोलते हैं हम सब बंदर पकड़ चुके हैं, 5 बंदर खूंखार है, वो जान लेने वाले बंदर है, हम उनको नहीं पकड़ सकते। तो वो आदमी बोलता है एक काम कीजिए, मैं आपको हर बंदर का 20,000 रुपये देने को तैयार हूं, लेकिन मुझे अभी 100 बंदरों की सख्त जरूरत है। आप 20,000 रुपये मुझे दे दीजिए, बंदर ले आइए और 20,000 रुपये दीजिए। 100 बंदर और चाहिए मेरे पास में, टोटल 200 की रिक्वायरमेंट थी, लगभग 95 अंदर है, मुझे 100 और दे दीजिए तो मैं मैनेज कर लूंगा, 105 चाहिए मेरे को। और वो बोलता है मैं शहर काम से आ रहा हूँ, 2 दिन बाद वापस आऊंगा। अब कुछ लोग 5 बंदर पकड़ने निकल जाते हैं, और कुछ लोग ज्यादा होशियार होते हैं, वो क्या करते हैं, उस आदमी को बोलते हैं कि ये बंदर तू हमें बेच दे, तेरे सेठ को पता नहीं चलेगा। और वो आदमी जो उसी का रखवाला होता है बंदरों का, उसी आदमी शहर वाले आदमी के साथ काम करता है, वो 5,000-5,000 रुपए में या 10,000-10,000 रुपए, 20,000 मिलने वाला है, 10,000-10,000 रुपए में सारे के 95 बंदर बेच करके 9,50,000 रुपए लेके बैठता है। और वो बोलता है कि 2 दिन बाद जब साहब शहर से आएंगे, आप इनको 20-20 हजार में बंदर बेच लेना और आप अमीर बन जाना। और सब लोग अपने अपने घर बंदर शहर वाले का इंतजार करते हैं, दोनों लोग निकल जाते हैं, कभी कोई बंदर उसको खरीदने नहीं आता। ये नेगेटिव स्टोरी है, लेकिन वैल्यूएशन ऐसे ही क्रिएट की जाती है। आप रेट बढ़ाते जाइए, रेट बढ़ाते जाइए, और आगे से आगे लालच में लोग खरीदते चले जाते हैं। फ्लिपकार्ट का भी ऐसा ही केस हुआ, फाइनली 9,000 करोड़ रुपए में फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट ने खरीदा। ये वैल्यूएशन बढ़ा दी जाती है, बढ़ाती जाती है, बढ़ाते जाते हैं, और एक दिन किसी न किसी के सर पे फाइनली मारा जाता है। जोमेटो, पेटीएम जैसी बड़ी कंपनी को हमारे आम इन्वेस्टर के सर पे मारा गया, और कुछ दुनिया के बड़े जाइंट के सर पे मारा जाता है। इसको बोलते हैं वैल्यूएशन गेम। ये वैल्यूएशन गेम इंडिया में कंपनी खेलती हैं, इसको कैश बर्न बोलते हैं, पैसा बर्न करती हैं। और ये जो सीरीज ABC के इन्वेस्टर्स हैं, दे आर ओके फॉर कैश बर्न एंड वैल्यूएशन बर्न, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको केवल अपना पैसा कमाना है। ये इस तरीके का माइंडसेट इन्वेस्टर लेके बैठे हैं। मेरा ये मानना है कि आपकी बिजनेस की स्टेज, तीनों में कोई बुराई नहीं है। जब आप छोटे हैं तो आप सपोर्टिंग बिजनेस में जाइए, फिर आप प्रॉफिट की तरफ जाइए, और एक लेवल के बाद आप वैल्यूएशन ड्रिवन गेम पे चले जाइए, एंड देन यू विल अर्न अ लॉट ऑफ मनी एंड यू विल लॉट ऑफ रेस्पेक्ट टू। बट बैलेंस रखना लाइफ में बहुत जरूरी है। अभी मैं तीसरे पॉइंट पे आता हूँ, माइंडसेट इन्वेस्टर का समझा दिए। ये क्यों समझा है ना, जब आप इन्वेस्टर से मिलने जाओगे तो आप समझ लेना कि उसका इंटरेस्ट किस चीज में है। उसका इंटरेस्ट वैल्यूएशन में है कि उसका इंटरेस्ट प्रॉफिट में है, और आपका इंटरेस्ट और उसका इंटरेस्ट मैच करना बहुत जरूरी है। अगर आपका इंटरेस्ट वैल्यूएशन में है तो आपको वैल्यूएशन ड्रिवन इन्वेस्टर के पास जाना पड़ेगा। अगर आपका इंटरेस्ट प्रॉफिट में है तो आपको प्रॉफिट ड्रिवन इन्वेस्टर के पास जाना पड़ेगा। अब मैं 9 पॉइंट की बात करता हूं जल्दी जल्दी। कौन कौन से रीजंस, कौन कौन से चीजों के ऊपर डिसीजन लेता है इन्वेस्टर, 9 चीजों की बात कर रहा हूं। कौन कौन से, आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका भी चाहिए तो, कौन कौन सी 9 चीजें देखता है इन्वेस्टर आपके बिजनेस के अंदर। सबसे सबसे इंपॉर्टेंट वो है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ऊपर रखा है मैंने, फाउंडर एंड मैनेजमेंट टीम। फाउंडर एंड मैनेजमेंट टीम जो होती है, उसी के ऊपर सबसे बड़ा दावेदार या डिसीजन मेकिंग होता है। क्योंकि बिजनेस करने वाला जो है, अगर मैं अगर इसको रेस समझूं, तो जो रेस का घोड़ा है जिसके ऊपर एक इन्वेस्टर पैसा लगा रहा है, वो फाउंडर और मैनेजमेंट टीम है। जो भी सपने इन्वेस्टर को दिखाए गए हैं कि ये बिजनेस कल को 100 करोड़ का, 1,000 करोड़ का टर्नओवर करेगा, ये सब सपने फाउंडर और मैनेजमेंट टीम के द्वारा दिखाए गए हैं। ये सपने इन्वेस्टर ने बाय किए हैं, खरीदे हैं, उसके बदले में पैसा दिया है, तो उसको पता है कि इसकी सक्सेस भी फाउंडर और मैनेजमेंट टीम के ऊपर आती है। एक बहुत कड़वा सवाल है जो बहुत सारे इन्वेस्टर पूछते हैं, और आपसे भी पूछा जा सकता है, और मैंने ये मेरे सीनियर इन्वेस्टर से सीखा है ये सवाल। कई बार आपसे पूछा जाता है कि जो मेन फाउंडर है कंपनी का इन्वेस्टमेंट लेने के 6 या 8 महीने के अंदर उसकी डेथ हो जाती है, तो ये कंपनी कैसे चलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इन्वेस्टर ये देखना चाहता है कि एक कंपनी कितनी फाउंडर डिपेंडेंट है। इसलिए मैंने मैनेजमेंट टीम लिखी है। ये बड़ी कंपनीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप फैमिली इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हैं या स्टार्ट कर रहे हैं तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है कि मैनेजमेंट टीम नहीं है आपका,
फाउंडर ही है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है एथिक्स और वैल्यूज। इन्वेस्टर आपके पास रोज आके बैठ नहीं सकता, इन्वेस्टर आपके पास डेली चेकिंग नहीं कर सकता, इन्वेस्टर आपके पास हर 3 महीने में या 1 महीने में आपके पास चेकिंग के लिए आता है, जनरली कभी कभी 1 साल के बाद आता है। तो एथिक्स और वैल्यू का प्योर होना इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टर ये देखता है कि जो फाउंडर है और मैनेजमेंट टीम है कितनी सच्ची है और कितनी साफ बात करती है, कितना ट्रांसपेरेंट बात करती है। क्योंकि अगर उसको लगता है कि अगर कहीं भी एथिक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो फिर उनको पता है कि हमारे पीठ पीछे बहुत कुछ हो सकता है, तो वो लोग इन्वेस्ट नहीं करते। ऐसा बिजनेस जिसमें बहुत ज्यादा कैश ट्रांजेक्शन होता है, ऐसा बिजनेस जहां पे रिश्वत देना जरूरी है, ऐसा बिजनेस जहां पे अनएथिकल प्रैक्टिसेस इज पार्ट ऑफ द गेम, ऐसे कई बिजनेस में इन्वेस्टर पैसा नहीं डालते हैं। क्योंकि एथिक्स और वैल्यूज के साथ इन्वेस्टर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। उसका रीजन एक ही है कि वो डेली चेक नहीं कर सकता आपके पास आके कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। उसको पूरा ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट डिसीजन मेकिंग का इन्वेस्टर के लिए होता है टैम सैम सॉम। टैम इज होता है टोटल एड्रेसेबल मार्केट, सैम होता है सर्विसेबल एड्रेसेबल मार्केट, सॉम होता है सर्विसेबल ऑब्टेनेबल मार्केट। मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे हम चाय पत्ती के बिजनेस का एग्जांपल ले रहे थे। तो पूरी इंडिया में कितने लोग हैं? लगभग 1.5 बिलियन लोग हैं। 1.5 बिलियन लोग दिन में अगर एक बार भी चाय पीते हैं और हर बार एक 10 ग्राम चाय पत्ती यूज होती है, तो 150 बिलियन ग्राम, ग्राम की बात कर रहे हैं हम, 150 बिलियन ग्राम चाय पत्ती का कंजम्पशन इंडिया में रोज होता है। दूसरा एग्जांपल लेता हूं, पूना का एग्जांपल लेता हूं, एक ब्यूटी पार्लर का एग्जांपल लेता हूं। समझे कोई लेडी है जो ब्यूटी पार्लर स्टार्ट करना चाहती है, पूना में स्टार्ट करना चाहती है। तो पुणे के पूरे पूरे के पुणे पूरे शहर में, पूरे पुणे के शहर में अगर 1 करोड़ का पॉपुलेशन है तो 50 लाख महिलाएं हैं। हर वुमन साल में लोअर साइड पे 10,000 रुपए कम से कम ब्यूटी पार्लर पे जाके खर्च करती हैं, जिसमें 1-2 बड़े मेकअप हो सकते हैं किसी की शादी का, या और जनरल जो रेगुलर खर्चे होते हैं, हेयर कटिंग, आईब्रोज एंड जो भी वुमन करती हैं, उसका साल का एवरेज 10,000 का कॉस्ट भी मैं मानूं जो खर्चा कर रही है। और अगर पूना में 50 लाख वुमेन्स हैं तो 50 लाख इंटू 10,000, ये हो गया आपका टेम, टोटल एड्रेसेबल मार्केट। बहुत बड़ा मार्केट है। 50,000 इंटू 10,000। सेम होता है सर्विसेबल मार्केट। ठीक है, पूना में वुमेन इतनी सारी होंगी, लेकिन एज ग्रुप के कारण कोई छोटे बच्चे होंगे, कोई ओल्ड लेडीज होंगी, तो मेजर एज ग्रुप हो गया। उनका जो पार्लर है वो मोशी में है, तो वो पूरे के पूरे पुणे को नहीं सर्व कर सकती, वो केवल मोशी को सर्व कर सकती है। तो उन्होंने निकाला कि मोशी का जो पॉपुलेशन है वो 1 लाख ही लोगों का है, जिसमें 50,000 वुमेन है। उसमें से भी जो यंग वुमेन्स है मेजरली बिटवीन एज मे बी लेट्स से 15 टू 50, जो मेजरली पार्लर जाती हैं, ओल्ड वुमेन एंड बच्चियां नहीं जाती हैं। सो अराउंड, मैं जस्ट गेस वर्क कर रहा हूँ, वुमन नोज बेटर देन मी, अगर आप में से कोई पार्लर चलाती है आपको मेरे से ज्यादा पता होगा। बट ये जो एज ग्रुप है उसमें 50,000 में से लगभग 15,000 वुमेन्स हैं। तो ये 15,000 मोशी की वुमन को मैं सर्व कर सकती हूँ। ये हो गया मेरा सर्विसेबल एड्रेसेबल मार्केट। पूना को तो नहीं कर सकते अभी मैं। किसी दिन मेरे को इन्वेस्टर मिलेगा तो मैं पूना में 25 पार्लर खोल दूंगी, जैसे एप्पल सलून है, लेकिन अभी तो नहीं खोल सकती मैं, अभी तो मैं मोशी में खोल रही हूँ। तो ये हो गया आपका सर्विसेबल एड्रेसेबल मार्केट। तीसरा होता है सर्विसेबल ओपनेबल मार्केट। सर्विसेबल ओपनेबल मार्केट मतलब क्या है कि मोशी में मैंने अभी शॉप ली है जहाँ पे मैं अकेली ही काम करने वाली हूँ, और मैं दिन में मैक्सिमम 8 या 9 वुमन के साथ ही काम कर सकती हूँ। तो इसका मतलब, और मेरा सैटरडे संडे परिवार है तो मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ, तो मैं हफ्ते में 5 दिन, महीने में 20 दिन काम करूंगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि 20 और एक दिन में 10 पार्लर वुमेन को, क्लाइंट्स को हैंडल कर सकती हूँ। तो मैं महीने के केवल 200 वुमेन को हैंडल कर सकती हूँ। अभी मुझे और एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे, शॉप बड़ी लेनी पड़ेगी, तब मैं जाकर के पूरे मोशी की वुमेन को टारगेट कर पाऊंगी। तो सर्विसेबल एड्रेसेबल मार्केट हो गया 200 वुमेन पर मंथ या 2400 वुमेन पर ईयर। और ये भी बड़ा बिजनेस है, क्योंकि अगर 2400 बिजनेस पर साल के ले रहे हैं और 10,000 रुपए भी एक वुमन खर्च करती है, तो 2400 इंटू 10,000 कितना हो जाएगा? 24 लाख कि 2.5 करोड़? 1 2 3 4 5 6 7, 2.5 करोड़ होता है। 2.4, 2 करोड़ 40 लाख का बिजनेस होता है।
स्टिल गुड बिजनेस। सो टैम सैम सॉम क्यों समझना है इन्वेस्टर को? क्योंकि वो देखना चाहता है कि ये बिजनेस के में ग्रोथ पोटेंशियल कितना बड़ा है, ये बिजनेस कितना बड़ा हो सकता है। नेक्स्ट है कंपिटिटिव एडवांटेज एंड एंट्री बैरियर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप जो बिजनेस कर रहे हो वैसा और कितने लोग बिजनेस करते हैं, या किसी और के लिए वो बिजनेस को स्टार्ट करना कितना आसान या कितना मुश्किल है, इसको बोलते हैं कंपिटिटिव एडवांटेज। क्योंकि जैसे मैंने पार्लर का एग्जांपल लिया, तो पार्लर में मोशी में ही मेरे ख्याल से 100 पार्लर होंगे, तो बिजनेस डिवाइड हो जाता है। सो दैट्स हाउ कंपिटिटिव एडवांटेज और एंट्री बैरियर देखते हैं। जिस भी बिजनेस में आपका कंपिटिटिव एडवांटेज बहुत स्ट्रांग है, वहां पे इन्वेस्टर इजीली पैसा डालता है। और ऐसा जहां पे एंट्री बैरियर डिफिकल्ट है, किसी का भी बिजनेस में आना बहुत डिफिकल्ट है, वहां पे बिजनेस में इजीली पैसा डालता है इन्वेस्टर। नेक्स्ट पॉइंट होता है एग्जिट स्ट्रेटेजी। कई बार इन्वेस्टर आपसे पूछेगा कि जो भी मैं आपको 1 करोड़ रुपए दे रहा हूँ, या 10 लाख रुपए दे रहा हूँ, या 50 लाख रुपए दे रहा हूँ, जो भी अमाउंट मैं दे रहा हूँ, ये मुझे आप 3 साल में एग्जिट स्ट्रेटेजी में कैसे लौटाने वाले हो? तो आपका एक आंसर रह सकता है, अगर आप प्रॉफिट ड्रिवन हो तो आप बोलोगे कि मैं डेफिनेटली बिजनेस को ग्रो करके वैल्यूएशन बढ़ाऊंगा, जब वैल्यूएशन बढ़ेंगे तो मैं बायबैक कर लूंगा, आपके शेयर में ही खरीद लूंगा क्योंकि मेरी बिजनेस स्ट्रांग है। दूसरा आंसर ये हो सकता है कि मैं नेक्स्ट लेवल एंजल के पास जाऊंगा या सीरीज ए के पास जाऊंगा, तब मुझे नेक्स्ट राउंड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो 50 करोड़ रुपए का मिलेगा, सबसे पहले मैं आपके 1 करोड़ का जो भी 3 करोड़ हो गया है उसको लौटाऊंगा। सो एग्जिट स्ट्रेटेजी आपसे जनरली पूछेगा कि आप उनको पैसा कैसे लौटाओगे, आपका क्या प्लान है, तो आपका क्लियर होना चाहिए। चौथा है टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन कितना हो सकता है बिजनेस में। जो भी बिजनेस टेक्नोलॉजी या ऑटोमेशन ड्रिवन होता है, उस बिजनेस में इन्वेस्टर इजीली पैसा डालता है। जो बिजनेस मेजरली ह्यूमन ड्रिवन होता है, इंसानों पे चलता है, उस बिजनेस में जनरली इन्वेस्टर पैसा नहीं डालते। उसका मेजर रीजन ये है कि टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन सस्ता होता है और प्रॉफिटेबिलिटी टाइम के साथ बढ़ती है। ह्यूमन ड्रिवन बिजनेसेस में प्रॉफिटेबिलिटी टाइम के साथ बढ़ना डिफिकल्ट होता है। अगर आप प्रूव कर सकते हो सकता है, तो इन्वेस्टर आपके बिजनेस में पैसा डालता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेटेजिक फिट। स्ट्रेटेजिक फिट का मतलब है हर इन्वेस्टर के फेवरेट सेक्टर्स होते हैं। हर इन्वेस्टर के आप थोड़ा होमवर्क करोगे तो आपको पता चलेगा हर इन्वेस्टर का फेवरेट सेक्टर है। किसी जैसे मेरा पर्सनल फेवरेट सेक्टर है टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन, मेरा पर इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, ये बिजनेस मेरे फेवरेट हैं। तो हर इन्वेस्टर के फेवरेट होते हैं, किसी के रिटेल होते हैं, किसी बिजनेस के इन्वेस्टर के मैन्युफैक्चरिंग डोमेन इंपॉर्टेंट होता है। तो हर इन्वेस्टर का फेवरेट सेक्टर होता है। आप थोड़ा होमवर्क करके जाएंगे तो वो जैसे मेरा मैन्युफैक्चरिंग फेवरेट सेक्टर नहीं है, तो अगर मेरे पास कोई मैन्युफैक्चरिंग का कॉल आता भी है इन्वेस्टमेंट का, तो मैं उसके लिए इजीली कन्विंस नहीं हो पाता हूँ। सो आपको थोड़ा होमवर्क करना जरूरी है। नेक्स्ट है सीएसी वर्सेस सीएलवी। ये आपको पता होना चाहिए। सीएसी का फुल फॉर्म है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। ये होता है एक नया कस्टमर एक्वायर करने के लिए आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। दूसरा होता है सीएलवी, मैं पार्लर के एग्जांपल से समझाऊंगा आपको। दूसरा होता है सीएलवी। सीएलवी का मतलब हुआ कस्टमर लाइफ साइकिल वैल्यू। ओके, कस्टमर लाइफ साइकिल वैल्यू मतलब एक कस्टमर जब आपके साथ जुड़ा रहेगा एग्जाम्पल 3 साल के लिए, तो आपके साथ कितना खर्च करेगा उसको हम बोलते हैं सीएलवी। एग्जाम्पल लेते हैं पार्लर का। समझिए मोशी में एक नया पार्लर खोला हमारी बिग्रो फैमिली की किसी वुमेन एंटरप्रेन्योर ने, और उन्होंने डिसाइड किया कि फर्स्ट मंथ में या ऑलवेज गेटिंग आईब्रो डन इज फ्री। आईब्रो हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उसके लिए उन्होंने पूरे बड़ी बड़ी सोसाइटीज में पैम्पलेट बांटे कि हमारे पैकेजेस हैं एंड गेट द आईब्रो डन फ्री। आप आईब्रो फ्री में बनवा लीजिए। वैसे भी आईब्रो के चार्जेस कम होते हैं, लेकिन फ्री आईब्रो के लालच में बहुत सारी वुमेन्स आती हैं और वो केवल पैम्पलेट का खर्चा हुआ। तो ये जो कॉस्ट हुआ, ये जो भी कॉस्ट आया नया कस्टमर, ये लॉस हो रहा है क्योंकि आईब्रो कई कई वुमेन आएंगी जो केवल आईब्रो बना के चली जाएंगी। तो ये जो लॉस हो रहा है इसको हम बोलते हैं कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। एग्जाम्पल लेते हैं, किसी महीने में 100 वुमेन आई जो आईब्रो बना के चली गई, लेकिन उसमें से कंफर्ट होने के कारण उनको आपका काम अच्छा लगा, 50 वुमेन रिटर्न आती है अगले महीने हेयर कट के लिए या मेकअप के दूसरे आइटम्स के लिए। तो उन्होंने आपके पास नेक्स्ट मंथ में 1000 रुपए खर्च किया। अभी ये जो रिपीट कस्टमर है ये बार बार रिपीट होता है। तो कस्टमर लाइफ साइकिल वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मैंने बोला कि 10,000 पर ईयर खर्च करेंगी, तो कस्टमर लाइफ साइकिल वैल्यू हो गई
1 साल की 10,000 तो 3 साल की 30,000 रुपए। सो आपको ये नंबर का पता होना बहुत जरूरी है, जनरली इन्वेस्टर आपसे पूछेगा। दूसरा, इन्वेस्टर उस बिजनेस में जनरली पैसा जल्दी डालता है जहां पे सेम कस्टमर का रिपीट ऑर्डर आता है, जैसे पार्लर हो गया, इंश्योरेंस हो गया, कई ऐसे बिजनेस, जिम हो गया, ऐसे कई बिजनेसेस होते हैं जहां पे लोग, सेम कस्टमर आपके पास बार बार आता है। ऐसे कई बिजनेसेस होते हैं जहां पे कस्टमर एक बार परचेस करके आ गया तो फिर आपसे परचेस करने नहीं आएगा। ऐसे बिजनेसेस में जनरली कस्टमर इन्वेस्टर पैसा डालने से घबराते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट पॉलिसीज। कस्टमर ऐसे, इन्वेस्टर ऐसे किसी बिजनेस में पैसा नहीं डालता जो कि गवर्नमेंट पॉलिसीज के अगेंस्ट हो। ये भी आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे मेरे पास एक पिच डेक आया था रिसेंटली, जिसमें बिटकॉइन के ऊपर वो एक गूगल यूपीआई पेमेंट जैसे ऐप बना रहे हैं। जैसे अभी हम किसी भी दुकान पे चाय पीनी है, स्कैन करके और पे कर देते हैं, हमारे गूगल पे से, बैंक से पैसा कट जाता है। वो सिमिलर ऐप बना रहे हैं कि वो स्कैन करके मेरा बिटकॉइन का अमाउंट चाय वाले को ट्रांसफर हो जाएगा। सो एक अगेंस्ट गवर्नमेंट पॉलिसी हुआ, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल नहीं है, तो गवर्नमेंट पॉलिसी के अगेंस्ट हुआ। या मेरे पास एक और पिच डेक आया था, एक बंदे ने महाराष्ट्र बोर्ड की सारी किताबों को स्कैनर पे स्कैन करके एक ऐप पे अपलोड किया है और फ्री ऑफ कॉस्ट देता है पढ़ने के लिए। वो चाहता था कि मैं उसमें इन्वेस्ट करूं ताकि वो स्केल करके और उस बिजनेस को ग्रो कर सके। तो मैंने जब एडवोकेट से बात किया, हमारे एडवोकेट से, तो उन्होंने मुझे मना किया। उसने बोला कि ये सारी की सारी किताबें बाल भारती के पास कॉपीराइटेड हैं और ये लीगली करेक्ट नहीं है कि कोई उसको स्कैन करके और मार्केट में उसको प्रमोट करे। सो गवर्नमेंट पॉलिसी के अगेंस्ट है, तो इन्वेस्टर उससे शाय अवे करते हैं। सो ये 3 तरह के इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अभी हम इंपॉर्टेंट पॉइंट लेंगे, लास्ट पॉइंट, जिसका नाम है कि जब आप इन्वेस्टर से मिलने जाओगे तो वो आपसे क्या डेटा, डॉक्यूमेंट्स, तो आपसे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट मांगेगा। 7 डॉक्यूमेंट मांगता है वो आपसे। वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैंने बनाई है। ये लिस्ट आपको उनको दिखानी पड़ती है। पहला होता है पिच डेक। वो आपको बोलेगा प्लीज सेंड मी योर पिच डेक, आप अपना पिच डेक मेरे को ईमेल कीजिए। पिच डेक का मतलब होता है आपका बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल मैंने मैं आप सबके साथ आभास पिच डेक का चैट बॉक्स में डाल सकते हो क्या फॉर्मेट? मैंने पिच डेक का एक फॉर्मेट बनाया है, मेरे कलीग आभास हैं, वो अभी चैट बॉक्स के अंदर पिच डेक डाउनलोड करने का लिंक अभी डाल देंगे। आप कॉपी करके रख लेना, बाद में आप वहां से पिच डेक डाउनलोड कर सकते हैं। पिच डेक में 8 स्लाइड्स होती हैं, वो 8 स्लाइड्स आपको भरनी होती है। ये आभास एक लिंक डाल रहा है और वहां से आप पिच डेक डाउनलोड कर सकते हैं। 8 स्लाइड का फॉर्मेट है। पिच डेक में बेसिकली बिजनेस मॉडल होता है कि आपका बिजनेस कैसे काम करता है, कस्टमर कैसे एक्वायर होते हैं, कंपटीशन कौन कौन है, और कुछ 7 और 8 स्लाइड, टेम्स एंड सॉम क्या है आपका, ये 8 स्लाइड में वो आपसे पूछता है। नेक्स्ट है वो आपसे आने वाले 3 साल, जैसे आप 2023, 2024 और 2025 में कितना बिजनेस कर पाओगे, कितना सेल ला पाओगे, उसका वो एक्सेल शीट, ये एक्सेल शीट है, मैं ये लिख देता हूँ, मिस हुआ मेरे से, ये है पीपीटी, ये पीपीटी फॉर्मेट है, ये है एक्सेल शीट। तो वो सेल्स का प्रोजेक्शन मांगेगा, आने वाले 3 साल में आपकी कंपनी में कितनी सेल होगी उसका मुझे प्रोजेक्शन दीजिए। फिर है एक्सेल शीट एक्सपेंसेस की, आपको क्या क्या खर्चे होने वाले हैं, वो सारे का खर्चे का हिसाब दीजिए आने वाले 3 साल का, और ये प्रोजेक्टेड है, प्रोजेक्शंस है ये। फिर है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? हर महीने सेल होती है और हर महीने खर्चा होता है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कैश फ्लो कहलाता है। और वो ये जानना चाहता है कि कौन कौन से महीने में आपको तकलीफ आने वाली है, वो महीने हमको पैसा डालना पड़ेगा, तो उनको एक 3 साल का कैश फ्लो स्टेटमेंट लगता है। आप ये डाउनलोड कर लीजिए, पिच डेक फॉर्मेट ये दिया है vencap.com/pitch deck, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाद में, अभी मत कीजिए, बाद में कीजिएगा, केवल आप कॉपी करके रख लीजिए अपने पास में। फिर अगर आपका बिजनेस ऑलरेडी पुराना है तो वो आपसे पिछले 3 साल का बैलेंस शीट मांगता है। तो वो बोलेगा आप मुझे 2020, 2021 और 2022 ये 3 साल का बैलेंस शीट भेजिए मेरे को, क्योंकि मुझे देखना है कि आपने पिछला बिजनेस कैसे किया है। अगर आपका नया बिजनेस है तो आपसे वो MVP और POC का डेटा मांगेगा कि आपने प्रोडक्ट टेस्ट किया है क्या, बीटा कस्टमर लिए हैं क्या, ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है। और लास्ट क्वेश्चन वो मांगेगा कि आप क्या वैल्यूएशन और क्या इक्विटी ऑफर कर रहे हैं। जैसे आपने लास्ट बैलेंस शीट के हिसाब से या MVP के हिसाब से उसको बोला कि मैं आपसे
25 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट मांग रहा हूँ और उसके बदले में मैं आपको 25% शेयर दे दूंगा कंपनी के। तो इसका मतलब आपने इसको क्या बोला कि मेरी कंपनी की वैल्यूएशन 1 करोड़ रुपए है और उसके बदले में मैं आपको 25% इक्विटी देने को तैयार हूं। तो ये जो 3 एक्सेल शीट, एक पीडीएफ, एक पीपीटी, ये 5 डॉक्यूमेंट वो जनरली आपसे मांगता है। सो 3 ईयर बैलेंस शीट या एमवीपीपीओसी, इन दोनों में से एक कंपलसरी है, और वैल्यूएशन और इक्विटी ऑफर, ये सब आपको पता करना पड़ेगा। ये सब आपके पास होगा तभी वो आपको बिजनेस में पैसा डालेगा। और अगर इन्वेस्टर नहीं भी चाहिए तो भी ये नंबर्स, सेल्स, एक्सपेंस और कैश फ्लो के बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको भी क्लैरिटी देंगे कि आपके आने वाले 3 साल में आपकी कंपनी कितना बिजनेस करने वाली है। नाउ आई हैव वन लास्ट सेक्शन। आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो एक बार ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, मैंने ओपन किया है इसको। पीपीटी पिच डेक, सेल्स प्रोजेक्शन फॉर 3 years, एक्सपेंस प्रोजेक्शन फॉर 3 years, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर 3 years, पीडीएफ फॉर लास्ट 3 year बैलेंस शीट, एमवीपी और पीओसी डेटा, एंड वैल्यूएशन एंड इक्विटी ऑफर। ये चीजें उसको लगेंगी ये डिसाइड करने के लिए कि वो आपके साथ आगे बात करे या ना करे। ये बात करने के पहले लगती है, मतलब ये देखने के बाद उसका इंटरेस्ट जागता है और उसके बाद वो आपसे बात करता है। और ये रियलिस्टिक होना बहुत जरूरी है। अगर ये रियलिस्टिक नहीं होगा तो वो आपसे बात नहीं करेगा और आपको बोल देगा कि नहीं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, आई विल पास ऑन इट। वो पास कर देगा इसको। पास मतलब बोलेगा कि नहीं मुझे नहीं डालना है पैसे। तो ये है आपका लर्निंग नंबर 1, लर्निंग नंबर 2 और लर्निंग नंबर 3। अभी ये आज का सेशन 90 मिनट्स का ही है तो मैं इससे ज्यादा नहीं पैक कर पाया। मेरे पास एक लास्ट सेक्शन और है, व्हाट्स नेक्स्ट करके, कि अगर आप में से कुछ लोगों को ये प्रोग्राम, अभी आज का डिस्कशन अच्छा लगा, तो अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, हमको बिजनेस रेडी कैसे होना है, उसके बारे में बात करूंगा मैं। तो अभी मैं आई विल कम बैक। मेरा लास्ट 5 मिनट का प्रेजेंटेशन और बचा है। उसके पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं, तो आई विल आंसर योर क्वेश्चन। सेकेंड थिंग इज, अगर आपको आज के प्रोग्राम में कुछ नया या अच्छा सीखने को मिला, यू लाइक समथिंग कि वाओ समथिंग वाज डिफरेंट, यहाँ आपका फीडबैक अगर आप देना चाहते हैं तो आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। आई विल टेक दिस फॉर 5 मिनट्स। 9:20 हुए। 5 मिनट वी विल गो फॉर क्वेश्चन आंसर और फीडबैक्स, and last 5 minutes I'll give what's next and we'll close the session at 9:30. So कौन फीडबैक देना चाहेगा सबसे पहले? क्या क्या सीखा, कैसा लगा, कैसा रहा? लास्ट 80 मिनट्स हो चुके हैं हमारे को सेशन में आके। नोट्स बना रहे होंगे आप, मैंने पिच डेक का आपको दे दिया। आकाश जी बोल रहे हैं एवरीथिंग वाज न्यू टू मी। वंडरफुल। आप यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक ऑल्सो, आप मुझे हैंड रेज कीजिए, आई विल कॉल यू। शोभा जी बोल रही हैं वेरी प्रैक्टिकल इनसाइट्स। आकाश जी बोल रहे थैंक यू। ओके, थैंक यू आकाश जी फॉर ज्वाइनिंग इन, गिविंग एन इम्पोर्टेंट टाइम फ्रॉम योर लाइफ। एनी अदर शेयर क्वेश्चन? कुछ सवाल है दिमाग में? ऐसा लगा रहे इतना सब करना पड़ेगा क्या? ऐसा लगा किसी को अरे बहुत काम करना है? प्रवीण जी, आई एम अनम्यूटिंग यू, अब यू कैन शेयर। सर गुड इवनिंग सर। Good evening. आपने काफी अच्छे से हमें एक्सप्लेन कर दिया कि एज ए इन्वेस्टर या इन्वेस्टमेंट क्या रहता है। वो छोटे छोटे स्टेप में आपने पूरा बताया ना, तो वो पूरा पिक्चर क्लियर होगा कि अपने को कहाँ काम करना है। मेरे हिसाब से मेरे को एंजल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखना है, एंजल इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे को प्रिपरेशन करना है। और आपने काफी डिटेल में बताया सर, ये काफी हेल्प करेगा। और मैं दादा सर और मोहसिन सर को रिक्वेस्ट करूंगा, इसको ये कंटिन्यू सीरीज करेंगे, इसका जो भी एंड स्टेज है ना तब तक काम करेंगे सर। थैंक यू। ग्रेट सर, ग्रेट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। वंडरफुल, थैंक यू। नहीं, हम इसको एंड तक लेके जाएंगे। जिन जिन का जज्बा पक्का है कि कुछ करना है, पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, बिजनेस बड़ा करना, खड़ा करना है, हम एंड तक साथ में हैं। उसका प्रोसेस हम बात करते हैं कैसे करना है। यस सर, यस सर, यस सर। ग्रेट। एनीवन एल्स वांट टू शेयर? Yes, Lata ji. Thank you, sir, for the opportunity. Yes, the session is really awesome. I mean, it's really good. हमने पहले कभी ये सुने नहीं थे जो नॉलेज हमें यहाँ पे मिला है। एंड ऑफ कोर्स इफ वी आर थिंकिंग ऑफ एनी बिजनेस, तो
till now I was thinking just business, but what exactly I have to think, how I have to think, and what exactly is something which I got understanding from this session. So I really love this session. बहुत ही अच्छा लगा सुन के. और ऑफ कोर्स अभी मुझे बिजनेस सोचना भी है तो मुझे ये सारे पैरामीटर्स के ऊपर सोचना चाहिए, ये मुझे क्लियर हुआ यहाँ पे. और ऑफ कोर्स दिस विल हेल्प for my future growth, and of course it will help to all of us. Thank you so much for the wonderful session. Thank you. थैंक यू लता जी. सो बिजनेस, शोभा जी आपके पास आ रहा हूँ मैं, बट आई वांट टू शेयर कि डूइंग बिजनेस इज अ रिस्क है बिजनेस करना, लेकिन ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने की क्या है कि कैलकुलेटिव रिस्क होनी चाहिए. शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में पैसा कमाया जा सकता है, हाँ कमाया जा सकता है, लेकिन आपको कैलकुलेटिव रिस्क लेना बहुत जरूरी है. अगर कैलकुलेटिव रिस्क नहीं लेंगे तो हम ये नहीं कर पाएंगे. सेम इज बिजनेस, कैलकुलेटिव रिस्क लीजिए, प्रिपरेशन की, सक्सेस पक्का आएगा. Awesome. Thank you, Radha. Thank you so much. Now we'll go to Shobha ma'am, and then we'll go to Rajdeep. Rajdeep sir, yes. Shobha ma'am, over to you. सर वो बात मुझे बहुत अच्छा I think we are missing your voice, Shobha ma'am. आपकी आवाज कट रही है. I think internet issue है. We will come back to you. लाइट नहीं है. आप चैट बॉक्स में लिखिए शोभा मैम, आपका आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा है, बहुत कट रहा है. ओके, राजदीप जी, ओवर टू यू. हेलो. यस राजीव जी. आपने जो इंसाइट्स दे वो रियली प्रैक्टिकल है, क्योंकि एक साल में बिजनेस स्टार्ट कर दिया और जैसे अभी शार्क टैंक आ रहा है तो सबको लगता है कि लेट्स गो फॉर एंजल इन्वेस्टर. तो ये सब बातें बहुत अच्छी तरह से पता चली इसमें. सेल्स प्रोजेक्शन, एक्सपेंसेस प्रोजेक्शन, कैश फ्लो प्रोजेक्शन, जो 3 साल के प्रॉफिट एंड लॉस है वो शो करना पड़ेगा. ऐसे जो इनसाइट्स है वो बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें. ऑसम ऑसम, थैंक यू राजीव जी. आप तो बिजनेस कर ही रहे हैं, ठीक है ना. आप एक बात समझिए ना, इन्वेस्टर आपके बिजनेस में पैसा डाल रहा है क्योंकि उसको लगता है कि मेरे को इस बिजनेस में मेरा पैसा बढ़ेगा, दुगुना तिगुना होगा, जो भी उसका इंटरेस्ट है. लेकिन एक बात हमें याद रखना, उसका सबसे बड़ा इंटरेस्ट है कि मैंने जो पैसा डाला वो डूबना नहीं चाहिए, वो तो वापस कम से कम आना चाहिए. देखो, और ये ह्यूमन माइंड है. आप भी समझिए, अपने किसी दोस्त को पैसा दे, इंटरेस्ट पे देते हैं या किसी भी रीजन से देते हैं, या वो बोलता है कि मैं कमाऊंगा तो तुम मुझे 1 लाख रुपए देते, मैं तेरे को 20,000 कमा के और एक्स्ट्रा 1 20 दे दूंगा. फाइनली आपको लग रहा है तू यार 20 दे मत दे, तू मेरा लाख तो वापस कर. हर किसी इंसान का एक इंटरेस्ट होता है कि मैंने जो पैसा दिया ना वो रिटर्न आना चाहिए. तो जो इन्वेस्टर है ना, वो यही चेक करता है कि ये जो बिजनेस ओनर, एंटरप्रेन्योर जो बोल रहा है ना, क्या पॉसिबल है वो. अगर उसको लगता है पॉसिबल है तो वो पक्का पैसा डालता है. ये संतोष जी, ओवर टू यू. हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है आवाज, आ रही है. जी सर, मेरे पास है एक बिजनेस प्रपोजल. एक मतलब पिछले साल में दादा सर के साथ डिस्कस किया था. एंजल इन्वेस्टर के हिसाब से उस तरीके से हमें वो फंडिंग चाहिए होगी सर. एक बार पर्सनली मिलके बात करेंगे. अभी मेरे दूसरे कलीग भी राजेंद्र सर भी सुन रहे हैं आपको. तो सर ये बहुत बढ़िया तरीके से ये एक टर्निंग पॉइंट होगा अपने मेरे बिजनेस के लिए. और सर जी एक बात बताऊं कि पूरे इंडिया के अंदर हम पहली बार वो प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं. तो इसके लिए थोड़ा सा आपकी भी हेल्प रहेगी और दादा सर तो है अपने साथ. तो बहुत जल्द सर एक शॉर्ट मीटिंग मिलेगी तो बढ़िया रहेगा. नहीं, मिलेंगे हम लोग. आप सबको, जिसको भी बिजनेस करना है, कोई मेरी तरफ से हेल्प होगी. आपका बिजनेस अच्छा है, अगर इन्वेस्टर मैं ला पाया, मैं अपना खुद पैसा डाल पाया, तो वी विल दैट. और किसी ने मिस किया है तो वी विल शेयर द रिकॉर्डिंग सो दे ऑल कैन वॉच इट. थैंक यू 9:26. Now, thank you very much, Indraji. Let me go and just pick up my last 5 minutes to all of you. Now, एक मिनट.
मेरी स्लाइड दिख रही है आप सबको? नहीं दिख रही, आई थिंक नहीं दिख रही। ओके, नहीं दिख रही सर, नहीं दिख रही। लेट मी रीशेयर। सो अभी इसी जो हमने डिस्कस किया है ना, इसको हमको ना नेक्स्ट लेवल लेके जाना है, और मैं चाहता हूं कि ये डॉक्यूमेंट्स आप बनाएं, और ये डॉक्यूमेंट कैसे बनते हैं ना, वो आप सीखें कि कैसे बनाया जाता है। मैं आपको कोशिश करता हूँ, एक आध किसी कंपनी का डॉक्यूमेंट जो मैंने बनाया है, हमने देखे हैं, बनाए हैं, मैं आपको शेयर करता हूँ, दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। लेकिन मैंने दादा बापकर और मोहसिन जी के साथ मिलकर के एक 1 डे वर्कशॉप डिजाइन किया है, क्योंकि अभी 90 मिनट्स में सुनना अच्छा लगता है, लेकिन जब बनाने बैठोगे तो क्लैरिटी चाहिए। मैंने आपको फॉर्मेट भी दे दिया, लेकिन बनाने के लिए हमने एक संडे का दिन डिसाइड किया है। मतलब आज 5 तारीख है, 10 दिन के अंदर 15 जनवरी संडे के दिन हम ये वर्कशॉप अरेंज कर रहे हैं। मोस्ट प्रॉब्ली ये भोसरी में ही होगी, अपने होटल के अंदर, जहाँ अपने फर्स्ट प्रोग्राम होते हैं सारे के सारे बिग ग्रो के। फुल डे वर्कशॉप रहेगा, क्योंकि काम बहुत करना है, बहुत सारी चीजें हमको करके लेनी। आज आपने सुना, उस दिन आपको लैपटॉप या कुछ लेके आना, मैं फॉर्मेट्स लेके आऊँ, और आपको वहां बैठ के चीज बनाने हैं और समझने हैं, और वहाँ डिस्कशन होगा हर किसी के बिजनेस प्लान के ऊपर, उसका सेल्स मॉडल बनाना, बहुत सी चीजें होंगी। और ये पूरा दिन चलने वाला है, 9 से शाम को 7। और मेरे ख्याल से तो आप पूरा दिन लेके आइएगा, 9 से 9 का पूरे 12 घंटे बैठेंगे, और उस दिन आपका जो दिमाग में जो बिजनेस है या एक्सपेंशन प्लान है, उसको स्ट्रॉन्ग करके हम नेक्स्ट लेवल लेके आएंगे। अभी आप इसमें सीखेंगे क्या, जो मैंने अभी प्लान बनाया है। पहला तो आपका बिजनेस मॉडल वैलिडेट किया जाएगा। जिन लोगों का भी बिजनेस नहीं है, जिनके दिमाग में कुछ आइडिया है कि मुझे बिजनेस करना है, वो बिजनेस मॉडल वैलिडेट करेंगे हम। फिर हम बिजनेस का कॉस्ट स्ट्रक्चर समझेंगे कि बिजनेस को चालू करने के लिए क्या क्या खर्चा लगेगा, और मिनिमम क्या करना पड़ेगा ताकि हम बिजनेस को चालू कर सकें। एंटायर कॉस्ट स्ट्रक्चर, मतलब HR, ऑफिस, इंटरनेट, प्रोडक्ट, मार्केटिंग, जो मिनिमम बीटा क्या लगेगा वो हम समझेंगे, और कॉस्ट स्ट्रक्चर के ऊपर हमारा कैलकुलेशन बनाएंगे। फिर मैं आपको सेल्स प्रोजेक्शन बनाना सिखाऊंगा। हर बिजनेस के सेल्स प्रोजेक्शन अलग अलग होते हैं, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हम उस दिन बात करेंगे, और हम आपके सेल्स प्रोजेक्शन का फॉर्मूला बनाएंगे। मैं आपको शीट्स दूंगा, और उसमें आप बैठ करके अपने सेल्स प्रोजेक्शन बनाएंगे, और आप सारे रूम को डिक्लेयर करेंगे कि आने वाले 3 साल के अंदर आप कितना प्रॉफिट या कितनी सेल कमा सकते हैं। हम आपका CVC और CLV, कस्टमर लाइफ साइकिल वैल्यू, और CVC, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, CAC एंड CLV, ये हम कैलकुलेट करेंगे। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट और CLV कितना होना चाहिए। हम आपका इनिशियल मार्केटिंग प्लान बनाएंगे कि आप अपनी कंपनी को कैसे मार्केट में उतारेंगे, बीटा कस्टमर कैसे लेके आएंगे। आपका टैम सैम सॉम की रिसर्च करेंगे, जैसे मैं आपको पार्लर का एग्जांपल दे रहा था, चाय पत्ती का एग्जांपल दे रहा था, आपके मार्केट का भी टैम सैम सॉम आपको पता होना चाहिए। हम उसके ऊपर नंबर्स बनाएंगे। हम आपके पिच डेक, 8 स्लाइड का पिच डेक बनाएंगे, और हम बिग ग्रो शार्क टैंक पिच लेके आ रहे हैं, जो 15 जनवरी को नहीं होगा, लेकिन जो भी पार्टिसिपेंट इस 1 डे के प्रोग्राम में आएंगे, उन सबको 7 दिन से 15 दिन का टाइम दिया जाएगा। हम एक पिच रखेंगे जिसमें पूरी बिग ग्रो फैमिली को इनवाइट करेंगे, और वहां पे आप हम सबके सामने पिच देंगे, और हो सकता है कि शायद हम में से कोई, बिग ग्रो में से कोई आपको इन्वेस्टर मिल जाए। और कई कई सारे केसेस में तो मुझे लगता है आपका रिक्वायरमेंट बहुत बड़ा होगा भी नहीं, आपके रिक्वायरमेंट अंडर 7 लाख से 10 लाख रहने वाले हैं। मुझे लगता है मोस्ट ऑफ केसेस वो हम फैमिली में ही हैंडल कर सकते हैं। सो ये एक शार्क टैंक पिच है, ये केवल उन्हीं के लिए है जो लोग ये प्रोग्राम में आएंगे, क्योंकि आपको मैंने बताया कि ये सब हमको बनाना पड़ेगा। जब तक ये बनेगा नहीं तो इन्वेस्टर के सामने कैसे जाएंगे। तो ये आपका बिग ग्रो शार्क टैंक एक डेमो किट हो जाएगा, जहां आप सीखोगे, और बाद में फिर वी विल स्टार्ट मीटिंग इन्वेस्टर्स, वी विल मीट एंड वी विल फाइनलाइज कि आपको क्या करना है। सो दिस इज 1 डे प्रोग्राम एंड 15 जनवरी। मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग इस प्रोग्राम के लिए इंटरेस्टेड हैं। सो ये बिग ग्रो शार्क टैंक में इन्वेस्टर्स रहेंगे, मेरे भी ग्रुप के इन्वेस्टर्स रहेंगे, हम कई सारे इन्वेस्टर्स हैं, और आपकी तरफ से भी बिग ग्रो के भी इन्वेस्टर्स रहेंगे, और आप पिच करेंगे। सो प्रियंका मैडम, आप थोड़ा नोट बना लीजिएगा, जिन जिन लोगों ने इंटरेस्ट बोला है, वील हैव टू टॉक टू देम 1-to-1, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि उनका एलिजिबिलिटी है क्या प्रोग्राम अटेंड करने के लिए। सो रविंद्र जी बोल रहे हैं, संतोष जी बोल रहे हैं, आकाश जी बोल रहे हैं, राधिका बोल रही हैं, गणेश मुले जी बोल रहे हैं, केतन जी बोल रहे हैं यस, राजेंद्र जी बोल रहे हैं यस,
Prachita is saying yes. Sunil is saying yes. Then we have Shadul is saying yes. Sachin Shinde ji saying yes. Kiran ji saying yes. Vijay Prakash saying yes. Priyanka, Mangesh, Akshay ji saying yes. Sarika ji saying yes. So Priyanka ma'am, आप note बना लीजिएगा and definitely we will make a group and let's create some of the very big brands from Big Grow. मैं चाहता हूँ कि है ना पूरे दुनिया में भी जाएंगे, देश में भी जाएंगे, महाराष्ट्र में भी जाएंगे। पहले पूना से शुरुआत करते हैं। क्या हम पूना के कुछ बड़े ब्रांड्स बिग ग्रो फैमिली में से निकाल सकते हैं क्या? ये एम है हमारा और उससे फायदा होगा एज ए एंटरप्रेन्योर आपका, ऐसे होगा हमारे पुणे का और ऐसा ही फायदा होगा इन्वेस्टर का, सब लोगों का फायदा होगा। सो प्रियंका मैडम आपने शायद नोट बनाया होगा और आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है प्रियंका मैडम से कांटेक्ट कीजिएगा। और मैंने दादा बापकर जी से बात किया, क्योंकि 1-to-1 डिस्कशन है तो मुझे लगता नहीं है, मतलब हमने जब डिस्कशन किया था तो हमें लगता है कि हम 25 लोग से बड़ा बैच नहीं ले पाएंगे इसमें। उसका रीजन ये है कि हर किसी के का हमको टाइम से हम बहुत सारा डिस्कशन बेस्ड प्रोग्राम है, ये लर्निंग नहीं है आप आओगे सुनोगे और जाओगे, ऐसा प्रोग्राम नहीं है। काम करना है आपको अपने बिजनेस के ऊपर। तो 25 के आसपास हम ही रजिस्ट्रेशन ले पाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आपसे आप प्रियंका मैडम से कांटेक्ट कीजिएगा कल परसों 1-2 दिन के अंदर, और 25 के बाद में शायद हम लॉक कर देंगे, इसको बंद कर देंगे। फिर जब भी नेक्स्ट बैच अनाउंस होगा फेब में या मार्च में, तब आप नेक्स्ट बैच में आ सकते हैं। तो अगर आप सीरियसली इंटरेस्टेड हो तो प्रियंका मैम को आप अपनी सीट लॉक करवा दीजिएगा और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिएगा एंड सी यू इन द प्रोग्राम। 10 ही दिन की बात है और इन सब लोगों का हम एक ग्रुप बना देंगे, क्योंकि प्रोग्राम के पहले थोड़ा होमवर्क करना स्टार्ट करना है हमारे को। सब कुछ प्रोग्राम में स्टार्ट नहीं करेंगे, मैं आपको ऑलरेडी शीट्स देना स्टार्ट करूंगा मंडे ऑनवर्ड से, ताकि आप उन शीट्स को भरना स्टार्ट करेंगे। तो प्रोग्राम में आने के 7 दिन पहले से आपका होमवर्क चालू हो जाएगा, ताकि प्रोग्राम के दिन बैठने के पहले ही आप थोड़ा बहुत रेडी हो जाएंगे प्रोग्राम में बैठने के लिए। सो दिस इज द एंटायर प्रोग्राम, एंटायर थिंग, एंड एम ही एक ही है कि पूना के कुछ बड़े ब्रांड्स हम बिग ग्रो फैमिली से निकालें। इसी एम के साथ हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। आपका लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट 90 मिनट्स मेरे साथ स्पेंड करने के लिए, आभास के साथ स्पेंड करने के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद दादा वापकर जी और मोहसिन पठान जी का, तो क्रिएट दिस वंडरफुल फैमिली। और जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, माझी फैमिली बिग ग्रो फैमिली, और ये मेरा दिल से मानना है। और आप सब भी ऐसा कर सकते हैं। मेरे को 1-2 कमेंट्स आए हैं फीस के बारे में। सो इस प्रोग्राम का फीस हमने रखा है फुल डे का 7,500 रुपीज। सो 7,500 रुपीज का प्रोग्राम है। सो आप जो प्रियंका मैडम से बात करेंगे तो फीस आपको मैडम को जमा करानी पड़ेगी, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द प्रोग्राम, एंड कोई भी कंफ्यूजन हो तो विल टॉक अगेन। थैंक यू वेरी मच। और लास्ट टाइम फिर से बोलूंगा, माझी फैमिली बिग ग्रो फैमिली। गुड नाइट, बाय बाय। गुड नाइट।